हेलो बच्चों, हेलो। तो भाई, वेलकम है आप लोगों का। अभी हम लोग शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वन शॉट। तो एक बढ़िया सा राउंड लगाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। ठीक है। सो हम लोग एनसीईआरटी के सीक्वेंस पे चल रहे हैं बेटा राइट नाउ। हमारा जो सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक है, मैं उस सीक्वेंस पे चल रहा हूँ। उसमें से जो हमारे टॉपिक्स हैं मैं उनको उसी सीक्वेंस में कवर कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है। सो आ जाओ स्टार्ट करें। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसकी शुरुआत करेंगे बच्चों सम बेसिक टर्म से। देखो यार, जब भी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने आते हैं तो उससे पहले कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, जो हमें पता होनी चाहिए। तो उसको वर्कआउट करके जरा आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, आओ मेरे साथ। सबसे पहली स्टोरी है, जब भी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने जाते हैं तो हम लोगों को जिस चीज से शुरुआत करनी है बेटा, देखो सबसे पहले तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में याद रखना। जब भी हम सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ते हैं उसका मतलब क्या है भाई? सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब, हम लोग जब भी छोटी क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, तो हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। एटम के अंदर रहने वाले कौन कौन से लोग हैं? हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास प्रोटॉन है, हमारे पास न्यूट्रॉन है तो और भी, लेकिन एटलीस्ट हमारे जो चैप्टर की स्कोप है हम उस पर फिलहाल इन तीन लोगों पे ही रहेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है भाई हमारा? इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली छोटा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिस पर हम लोग देखते हैं आगे जाकर चार्ज कितना रहता है बच्चों। कितना चार्ज प्रेजेंट होता है इसके ऊपर? इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है बच्चा लोग -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है। कल को मैं आपको कभी प्रोटॉन की बात कर रहा हूं तो प्रोटॉन की बात करते हुए ध्यान रखना है ये दुनिया का सबसे छोटा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसको ध्यान रखना है। और इस पे अगर चार्ज की बात करें टीचर, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम ऑफ चार्ज प्रेजेंट होगा। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हमारे पास एक न्यूट्रल स्पीशी है जो न्यूक्लियस के अंदर रहती है विद नो पर्टिकुलर चार्ज ओवर इट। ठीक है जी। अब इनके थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का बेटा, जब भी तुम लोग इलेक्ट्रॉन पढ़ने जाते हो, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर याद रखा करो, जे जे थॉमसन ने बात करी थी इस बारे में। जे जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे जो इस बारे में, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को आगे जाके डिस्कवर किया था प्रॉपर्ली एज अ सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है जी। प्रोटॉन, प्रोटॉन तो डिस्कवर कर गए थे हमारे रदरफोर्ड, न्यूक्लियस निकालते निकालते उन्होंने इसके बारे में बताया था। ठीक है। चैडविक, चैडविक हमारे जेम्स चैडविक नाम से जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूट्रॉन एक नाम का न्यूट्रल स्पीशी हमें कवर करके बताया था। तो ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल एक तो याद रखने हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं हम उनको दोबारा रिकंसीडर करना पॉइंट्स को। जैसे बच्चों मेरे पास एक पॉइंट है, मास नंबर। मास नंबर होता ही क्या है बच्चों? अगर मैं तुम लोगों को बताने जाऊं मास नंबर क्या होता है तो बहुत आसान है। न्यूक्लियस के अंदर जितने लोग रहते हैं उसको मास नंबर कहते हैं। इसलिए मास नंबर कभी भी डिफाइन या निकालना हो, बात करनी हो मास नंबर के बारे में, तो याद रखा करो न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, इन दोनों के सम से जो जनरेट होता है उसे हम मास नंबर कहते हैं। चलो, दूसरा होता है बेटा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आधी जनता गलत लर्न करके बैठी होती है। एटॉमिक नंबर इतनी बेसिक चीज है और ये गलत लर्न करके बैठे होते हैं। बहुत बच्चे मिला हूं मैं लाइफ में जो एटॉमिक नंबर की बेसिक डेफिनेशन गलत बोलते हैं। एटॉमिक नंबर की बेसिक डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आधी जनता इसको एटॉमिक नंबर को बोलती है। पूछो क्या होता है सर एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। नहीं होते बच्चों। प्रैक्टिकल डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर होता है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाँ, ये एक अलग फैक्ट है कि फॉर न्यूट्रल स्पीशीज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, इसलिए कभी लर्न कर लें तो बात बन जाती है। लेकिन बेसिकली याद रखना कि एटॉमिक नंबर क्या होता है सर। कभी भी टीचर आपको कहे सर एटॉमिक नंबर निकालना है तो दैट इज ऑलवेज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज द, कहानी क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। और अगर न्यूट्रल स्पीशी हो तो एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स याद रखना एक एटम के बारे में। बाकी कुछ कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो एटम के बारे में याद होने चाहिए बच्चे को। जैसे हाइड्रोजन गैस है, अगर कभी पूछूं हाइड्रोजन गैस की एटॉमिसिटी क्या है, तो एटॉमिसिटी का मतलब होता है कितने लोग साथ में रहते हैं, कितने एटम साथ में रहते हैं हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। कभी बच्चों मैं ओजोन गैस के बारे में बात करूं, ओजोन गैस 3 ऑक्सीजन के एटम साथ रहते हैं ओजोन बनाने के लिए। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। एटॉमिसिटी टर्म को भी ध्यान रखना बच्चों। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द स्ट्रक्चर नाउ। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जब भी बच्चों हम पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की तरफ, तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ये एक
ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने हमें आगे जाकर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सिखाई थी। इसलिए जब भी आपको टीचर ये पढ़ाए अपने दिमाग में याद रखना ये होने क्या वाला है आगे जाकर, ये है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करेंगे। तो एक बार सेटअप स्टडी कर लेते हैं। सेटअप कैसा होता है भाई इसका, देखें जरा। सेटअप में क्या करना है बच्चा लोग, मान लो मैंने यहाँ पर एक प्लेट लगाई, कोई मेटालिक प्लेट, एक और मेटालिक प्लेट को अरेंज किया यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ बैटरी कनेक्ट की गई, बैटरी कनेक्ट की लगा दी, एमीटर लगा दिया, अरेंज टू दिस पर्टिकुलर सर्किट, सर्किट बना दिया एक। अब मैंने क्या किया, मैंने मान लो यहां से वैक्यूम चेंबर से कनेक्ट भी कर दिया इसको, तो यहां से वैक्यूम चेंबर पे कनेक्ट कर दिया, सारी की सारी गैस यहां से बाहर निकाल दी। नेगेटिव प्लेट नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज। बड़ा सिंपल, चलते हैं इसको, इजी लर्न करो बेटा। फिलहाल इस पूरे सर्किट को अगर ध्यान से देखोगे तो इसके इस और इस एंड को कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है जो जोड़ रहा हो इन दोनों लोगों को, तो कोई इसको इन दोनों को जोड़ नहीं रहा है। इसलिए मैं चाहे सर्किट ऑन कर दूं, मैं चाहे बैटरी ऑन कर दूं, चाहे की ऑन कर दूं, सब कुछ कर दूं, स्टिल इस एमीटर में कोई पर्टिकुलर रीडिंग डेवलप नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर, क्यों रीडिंग डेवलप नहीं होगी? क्योंकि अभी तक इन दोनों के बीच में किसी ने सर्किट को कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने इनिशियल दौर में क्या किया, 2 वोल्ट 4 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट नहीं हो रहा सर, 1000 वोल्ट नहीं हो रहा, उन्होंने हाई टेंशन बैटरी अप्लाई करी, 5000 वोल्टेज से 10,000 वोल्टेज के दौर में चले गए वो लोग। वो कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि देखते हैं होता क्या है। एंड दे हैव ऑब्जर्व्ड कि जब इतनी ज्यादा वोल्टेज अप्लाई की ना तो एमीटर शो सम डिफ्लेक्शन। अब ये क्या हुआ है सर, सुनना। देखो ये नेगेटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट इस नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है। जब ये दोनों कनेक्ट होते हैं तो आप इस प्लेट को स्टडी करो, सुनो। पीछे से बहुत सारा नेगेटिव चार्ज अप्रोच कर रहा है, ठीक है। इसका अपना अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो रिपल्शन फील करने लगा तो वो सरफेस छोड़ के बाहर आया। तो इसके अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है वो कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है, जस्ट बिकॉज के पीछे से हद से ज्यादा नेगेटिव चार्ज जो है वो फोर्सिबली अटैक कर रहा है। दिस रिजल्ट्स इन, क्या होता है इसी के साथ इतनी ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करने के बाद समथिंग 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 इज देयर जिसने सर्किट को कंप्लीट किया है। साइंटिस्ट अब शुरू में तो जानते नहीं थे कौन है जिन्होंने सर्किट कंप्लीट किया है, तो साइंटिस्ट्स ने शुरू में इसका नाम रख दिया बच्चों, जिन जिन रेज ने इस पूरे सर्किट को कंप्लीट किया है उन्हें इनिशियली नाम दे दिया गया था बच्चों, क्या, कैथोड रेज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैथोड रेज बहुत सिंपल, अगर आपको टीचर कभी पूछे क्या है कैथोड रे, तो कुछ नहीं था, इस पर्टिकुलर सेटअप के अंदर जिसने इस सर्किट को कंप्लीट किया है उसे हम कैथोड रे के नाम से जानते हैं बच्चों, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, देखो किसी ना किसी ने तो सर्किट कंप्लीट कर दिया। अब हम बढ़े इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने पे। तो जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने गए तो मैं तुम लोगों को एक मजेदार बात बता दूं बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने का एक बड़ा अलग सा एक एंगल है जो लर्न करना है। सबसे पहले तो क्या करना है, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल उठाना है। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है सर? फ्लोरोसेंट मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जो तुम कहीं पर भी अप्लाई कर दोगे। अगर जैसे मैं कोई सरफेस उठा लेता हूं यार, कोई सरफेस, रुको कोई बुक लेके आता हूं, ठीक है। मान लो भाई ये बुक मेरे पास एक डायरी सॉर्ट ऑफ है, इस पर मैंने मान लो कुछ फ्लोरोसेंट मटेरियल अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जब इसके ऊपर फ्लोरोसेंट मटेरियल अप्लाई कर दिया ना तो क्या होगा, जैसे ही इसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल आके टकराएगा ब्राइट स्पॉट आएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें कंफर्म करना है कि जो बाहर से आ रहा है वो पक्का चार्ज पार्टिकल है तो ये स्पॉट आना चाहिए, ब्राइट स्पॉट आना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का एक सेकंड फेज होता है जहां पर हम क्या करते हैं बच्चों, जहां पर ये जो प्लेट थी ये अपनी जगह है, ये जो राइट साइड की प्लेट थी ना इसके अंदर होल्स कर दिए, मान लो होल्स कर दिए। और ये जो ट्यूब का ये वाला पोर्शन है, ट्यूब का जो ये वाला पोर्शन है ट्यूब का, यहां पर फ्लोरोसेंट मटेरियल को अप्लाई कर दिया। जैसे तुमने फ्लोरोसेंट मटेरियल अप्लाई किया, अब होगा क्या सर, जब ये चलकर उस तरफ जाएंगी, ये रेस जब ये रेस चल के उस तरफ जाएंगी, यहां से पास ऑन होंगी और यहां ब्राइट स्पॉट डेवलप होगा, तो जब वहां पे ब्राइट स्पॉट डेवलप होगा ना तो कंफर्म करेगा पक्का कि कैथोड रेस इटसेल्फ दे आर चार्ज्ड, खुद भी चार्ज्ड हैं कैथोड रेस, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है बच्चों, एक बात नोटिस करो, कैथोड रेस नेगेटिव से चलकर पॉजिटिव की तरफ जा रही है। एक तो पता लग गया ये चार्ज्ड है, ऊपर से नोटिस करो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, मतलब इटसेल्फ दे आर नेगेटिवली चार्ज ना। तो आगे जाके कंफर्म होता है कि कैथोड रेज आर इटसेल्फ दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड
ठीक है, फिर एक और दो तीन चीजें हैं बच्चों, अगर कहीं कैथोड रेज पास ऑन हो रही हो, ठीक है, कहीं पे कैथोड रेज जा रही हो कहीं से, मतलब ये कैथोड रेज है मान लो इसके बीच में रास्ते में, और आप इसके ऊपर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो बाहर से, पॉजिटिव या ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तुमने बाहर से, तो जब ये आगे बढ़ती है, जब ये आगे बढ़ती हैं, तो बढ़ते 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 हो सकता है इस तरफ मूव कर जाए। क्यों मूव कर जाए सर? अरे जब पता ही है कि कैथोड रे खुद नेगेटिवली चार्ज हैं, तो पॉजिटिव की तरफ तो मुड़ेंगी ही मुड़ेंगी ना, कंफर्म्ड सी बात है। तो जब वो पॉजिटिव की तरफ मुड़ेगी तो कंफर्म होता है, फिर से कंफर्म होता है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये दो बातें याद रखना, कैथोड रेज के रास्ते में जब नेगेटिव, कैथोड रेज के रास्ते में जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई, तो उसने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन शो किया, जो पूरी गेम में कंफर्म करते कि खुद नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। ठीक है, अब पता लग गया नेगेटिवली चार्ज है, तो आगे जाके इसके दो मेजर रिजल्ट्स रेडी कर लिए गए। क्या रिजल्ट्स थे बच्चों? दो मेजर रिजल्ट्स रेडी किए गए। पहला रिजल्ट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ध्यान रखना है, मतलब आगे जाके पता लगा कैथोड रेज को कोई तो नाम देना था कि कैथोड रेज बनी किससे हुई है, तो आगे जाके नाम दिया गया कैथोड रेज मेड अप ऑफ द बीम ऑफ पार्टिकल, जो चलते इकट्ठे पार्टिकल चलते हुए आ रहे हैं, वो पार्टिकल कौन है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए इलेक्ट्रॉन पर एक तो चार्ज लर्न रखना है बच्चों, दूसरा इसका मास इलेक्ट्रॉन का याद रखना है 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg। ये दो चीजें लर्न कर लो तुम लोग, ठीक है। अब आते हैं, मैंने वर्ड लिखा हुआ है वेव, लेकिन इस वेव वर्ड को पढ़ने से पहले कुछ कुछ कहानी लर्न करनी पड़ेगी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुनो बच्चों, देखो हमारे पास अब तक जितने साइंटिस्ट जिन्होंने अपने अपने मॉडल्स पेश किए हैं, उनमें दो तरीके की डेवलपमेंट हुई है बेसिकली, मतलब दो तरीके के साइंटिस्ट आए हैं बाहर जिन्होंने अपने अपने मॉडल डेवलप किए। एक क्लासिकल मॉडल ऑफ थ्योरीज होती है, एक मॉडर्न थ्योरीज होती है। क्लासिकल मॉडल्स में क्या होता है भाई, ज्यादातर साइंटिस्ट जो क्लासिकल थ्योरीज जिन्होंने डेवलप की हैं, वो सिर्फ ये मान के चलते थे कि एटम एटम के अंदर रहने वाले लोग, ये वेव्स, हमारे आसपास की चीजें, ये सारी की सारी चीजें पक्का नेचर में कैसी हैं? वेव नेचर की हैं। सॉरी, क्लासिकल में माना जाता था कि पार्टिकल नेचर की हैं, और मॉडर्न मानने लगे कि जरूरी नहीं है दे कैन बी पार्टिकल, दे कैन बी वेव एज वेल। तो मॉडर्न ने माना कि वेव भी हो सकती है। इसलिए इस पूरी गेम को पढ़ने से पहले तुम्हें वेव के नेचर के बारे में पता होना चाहिए, वेव कैसी दिखती है, कैसी होती है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अच्छा वेव कौन सी, वेव के बारे में बताता हूं। वेव कौन सी वेव की बात कर रहे हैं हम लोग? हम वेव की बात कर रहे हैं, उस वेव की बात कर रहे हैं जो वेव मीडियम नहीं जानती, मीडियम नहीं चाहती ट्रेवल करने के लिए, ईएम वेव नाम देते हैं। आगे जाके आप लोग जब 12th का सेशन पढ़ोगे तो शायद आप जानोगे वहां पे कि ईएम वेव किसे कहते हैं। फिलहाल लर्न करो कि ईएम वेव वो वेव है जिसे मीडियम नहीं चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं, माइक से आवाज होती हुई वहां जा रही है, वो जब माइक से या मेरे मुंह से जब माइक तक आवाज पहुंच रही है, ये जो ट्रांसफर है, इसको हवा चाहिए मूव करने के लिए। तो जो साउंड वेव है, दे नीड द मटेरियल, एंड जो लाइट है जो मेरे तक पहुंच रही है, सुबह सन से मेरे तक पहुंच रही है, इंफ्रारेड रे है, अल्ट्रावायलेट है, ये जितनी वेव्स हैं, इन्हें मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। सो माय पॉइंट इज, मैं जिन वेव्स की बात करने वाला हूं, दे आर ईएम वेव्स, टू बी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, अब सुनो लर्न क्या क्या करना है, जल्दी से आ जाओ। मान लो आपके पास एक वेव है, ये वेव है, ठीक है। अब इस वेव में सबसे पहला काम क्या करना है बच्चे को? इस वेव में सबसे पहला काम क्या करना है? बच्चे ने बहुत सारे पॉइंट्स लर्न करने हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट जो रेज होता है बच्चों, वो ये है कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट होंगे उन्हें क्रेस्ट्स कहते हैं, और जो लोअर मोस्ट पॉइंट्स है बच्चों, उन्हें ट्रफ्स कहते हैं। ठीक है, एक तो ये याद रखना। ऊपर से एक और बात याद रखना, मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट में साइकिल साइकिल वर्ड बहुत यूज करूंगा। साइकिल क्या होती है? वेव की एक साइकिल तब मानते हैं जब वो एक बार पूरी ये वाली साइकिल पूरी करता है, एक बार पूरा क्रेस्ट ट्रेवल करके फिर एक ट्रफ ट्रेवल करके अपने मीन पाथ पे आ जाता है, इसे हम एक साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट वही, पहला पॉइंट वेवलेंथ। वेव लेंथ। अब वेवलेंथ क्या होती है, ध्यान देना। वेवलेंथ होती है बच्चों, जब भी हम वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं तो बड़ा 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 आसान है। वेवलेंथ क्या होती है? कोई भी वेव एक साइकिल में कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो वेवलेंथ क्या है जी? डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल, एक साइकिल में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है जी, और भी डिफाइन हो सकता है ये, और भी डिफाइन हो सकता है। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट्स और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स, वो भी वेवलेंथ ही होती है। डिनोटेड बाय सर, डिनोटेड बाय बच्चों याद रखना लैम्डा, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है सर? एसआई यूनिट होती है बच्चों, क्योंकि ये डिस्टेंस है इसलिए मीटर्स। फाइन। सेकंड सेकंड सेकंड
सेकंड होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। अगर कोई टीचर तुम्हें कहे कि इस पंखे ने या इस किसी चीज ने घूमते हुए कितने साइकिल कवर कर दिए, हमारी गाड़ी के टायर ने घूमते हुए कितने साइकिल कवर कर दिए एक सेकंड के अंदर, उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी साइकिल कवर होती हैं। जैसे अगर कल को मेरे को टीचर कहता है कि जी ये है एक सेकंड में ये 2 साइकिल कवर हुई हैं, क्या फ्रीक्वेंसी है इसकी? तो आप कहेंगे 2 है इसकी फ्रीक्वेंसी। यूनिट पे आ जाते हैं, 2 क्या बोलना है आगे? तो पहले तो डिनोटेड बाय बच्चों, एज पर एनसीईआरटी डिनोट करना है न्यू से एसआई यूनिट पर सेकंड, या फिर एच जेड लिखते हैं जिसको प्रोनाउंस करते हैं बच्चों हर्ट्ज से। ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है बच्चों टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? जब मैं तुम लोगों को ये बात कह रहा हूं कि ये एक दो दो साइकिल कवर करी है उसने एक सेकंड में, अबे तो एक सेकंड में कितना समय लगा होगा? एक साइकिल को कितना समय लगा होगा? वो उसको कहते हैं क्या? एक साइकिल को कितना समय लगा होगा उसको कहेंगे 0.5 सेकंड्स। तो टीचर कहते हैं जी टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल को कितना समय लगने वाला है उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं बच्चों। डिनोटेड बाय कैपिटल टी। एसआई यूनिट बेटा, एसआई यूनिट सेकंड होता है, बस ज्यादा लंबा चौड़ा गेम नहीं समझनी, इट्स जस्ट एसआई यूनिट सेकंड्स होता है बेटा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं बच्चों। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास जिसको कवर अप करना है, वो है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है सर? बेटा नंबर ऑफ साइकिल्स कवर्ड इन 1 मीटर या यूनिट डिस्टेंस। देखो बच्चा, अगर मैं तुम लोगों को कहता हूं कि जैसे ये यहां से लेकर यहां तक अगर ये 1 मीटर है, अगर एक वेव चलती है और वो चलते 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 कुछ 10 साइकिल कवर कर रही है, तो हमने कहना है 1 मीटर में जितनी ये कवर कर रही है वेव्स को, जितनी साइकिल कवर कर रही है, उसे वेव नंबर के नाम से जानना है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। इसको डिनोट करना है बच्चों, डिनोटेड बाय करना है इसको वी बार से, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है बच्चों पर मीटर। ठीक है। अब इस गेम से 3 फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमेशा के लिए लर्न करने हैं बच्चों। आ जाओ जरा मेरे साथ। एक तो पहला फॉर्मूला तो लर्न करना है हर बच्चे ने कि जो स्पीड ऑफ वेव होता है जी, वो एक फैक्ट है कि किसके इक्वल है सर? बाय चांस फैक्ट क्या डेवलप कर सकते हैं, बट अभी वन शॉट में जल्दी कर रहे हैं इसको। स्पीड ऑफ वेव होती है बच्चों फ्रीक्वेंसी इनटू वेव लेंथ। तो अगर मैं इसको कवर करूं, स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, वेवलेंथ होती है लैम्डा। तो फॉर्मूला बना c इज इक्वल्स टू लैम्डा। c की वैल्यू याद रखना 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ c। फाइन। सेकंड पॉइंट बच्चों, सेकंड पॉइंट होता है यार v बार इक्वल टू होता है 1 अपॉन लैम्डा। ये याद रखना क्योंकि वो वेव नंबर पर मीटर होता है। फाइन। तीसरा पॉइंट याद रखना है, टाइम पीरियड जो होता है वो 1 अपॉन न्यू होता है, या न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। ये कह सकते हो, लेकिन टेक माय वर्ड्स, इस पूरे चैप्टर में इसकी बहुत बड़ी गेम होने वाली है। c इक्वल टू न्यू लैम्डा हर जगह सामने आने वाला, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट वन इज पार्टिकल नेचर। देखो वेव की मैंने अभी बात करी आप लोगों से, पार्टिकल नेचर की भी बात करते हैं। हमारी एनसीईआरटी ट्राई कर रही है हमें कुछ एविडेंस देने का कि किस तरह से हमारे आसपास की वेव्स जो है वो पार्टिकल नेचर की तरह भी बिहेव कर सकती हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 बातें इसमें पढ़नी होती हैं बच्चों। जब भी हम पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं 3 बातें पढ़ते हैं इसमें। ठीक है। पहली बात बच्चों, पहली बात होती है प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी। प्लांक की क्वांटम थ्योरी। दूसरा होता है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। तीसरा होता है बच्चा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद तीसरा होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये 3 पॉइंट अगर पढ़ जाते हो तो ये तीनों एक्सप्लेन यही करते हैं हमें टिपिकली कि पार्टिकल नेचर कैसे पॉसिबल है। फाइन। तो शुरुआत करते हैं बच्चों प्लांक क्वांटम थ्योरी से। सुनो फटाफट आ रहा हो मेरे साथ। तो पहला पोर्शन प्लांक की क्वांटम थ्योरी, ध्यान देना। अब प्लांक ने बड़ी कोशिश करी ये बात समझाने की, जानने की कि हमारे आसपास ये जो पार्टिकल्स हैं, ये हमारे आसपास जो वेव्स हैं, ये भी पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकते हैं। लेकिन एक बात करते हैं, इसको रियलिस्टिक ग्राउंड पे एक बार पढ़ते हैं। सुनो बच्चों,
बेटा इस रूम में अगर मैं कहीं जो लाइट लगी हुई है उसको ऑफ करके एक बार ऑन करता हूं तो आप उस प्रोसेस को समझो। जैसे ही लाइट ऑन की जाएगी कुछ वेव्स मेरी तरफ चलती हुई आएंगी। जब वो वेव्स मेरी तरफ चलती हुई आती हैं तो मेरे को कोई धक्का तो मार नहीं पाती, मेरे ऊपर कोई एनर्जी नहीं लगा पाती, है ना। जब मेरे ऊपर कोई एनर्जी नहीं लगा पाती तो मेरे ऊपर कुछ धक्के वाली फीलिंग नहीं आ रही उस वेव से। मैं कहता हूं कल को ये मार्कर भी जैसी चीज भी अगर मेरी तरफ चलती हुई आती है ना तो मुझे थोड़ा बहुत इंपैक्ट लग सकता है इससे। लेकिन ये लाइट जो इतनी तेज चलती हुई आ रही है ये स्टिल मेरे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डाल पा रही। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? जबकि ये सबसे तेज चल रही है दुनिया में। ये मैं कहता हूं 10 की स्पीड से मारूंगा ठीक रहेगा, 20 की स्पीड शायद मेरे को तेज इंपैक्ट देगा, 50 की स्पीड और तेज इंपैक्ट। ये तो इतना तेज चल रही है कोई इंपैक्ट नहीं है। प्लांक ने कहा था पहली बात तो इनको याद रखना, ये जो इंपैक्ट हम लोग देख रहे हैं ये हमारे ऊपर इतना पॉसिबल नहीं दिखता, लेकिन माइक्रोस्कोपिक चीजों के लिए बहुत 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 सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आता है। इसलिए जब भी प्लांक क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं तो पहला पॉइंट जो बच्चों ने लर्न करना है बेटा वो है, उसे कहते हैं फोटोन। फोटोन, फोटोन पहले तो है क्या, ये फोटोन वर्ड पढ़ना है पहले सबने। फोटोन वर्ड होता है बच्चों, अगर आप इस तरीके से एक लाइट रे बनाते हो, ये लाइट रे जो ट्रेवल करके कहीं जा रही है, आप इसको जूम इन करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जूम इन करोगे तो आप लोगों को कुछ ऐसा सिनेरियो दिखने वाला है, इसके अंदर बहुत सारी वेव्स होंगी जो इस तरीके से आगे की तरफ ट्रैवल कर रही हैं, कलेक्टिवली ट्रैवल कर रही हैं। और जब वो कलेक्टिवली ट्रैवल कर रही हैं तो ये कहता है भाई कि भाई कुछ ना कुछ एनर्जी तो लेकर आती है, क्योंकि जो चीज चल के मेरी तरफ आ रही है वो एनर्जी तो पक्का लेके आ रही है। मुझे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होने के चक्कर में इंपैक्ट फील नहीं हो रहा, बट कोई माइक्रोस्कोपिक को तो इंपैक्ट फील हो सकता है। तो ये जितनी एनर्जी मेरी तरफ लेकर आ रहा है उसे हमारे प्लांक के द्वारा कहा गया है, क्या कहा गया सर? फोटोन। तो टीचर अगर फोटोन के बारे में कभी बात करे तो फोटोन क्या होता है सर? फोटोन होता है सर एनर्जी पैकेट। क्या होता है फोटोन? एनर्जी पैकेट। ठीक है जी। तो अगर फोटोन एक एनर्जी पैकेट है सर, अगर फोटोन एक एनर्जी पैकेट है तो फिर वो एनर्जी भी लेके आता होगा, डेफिनेटली लेके आता होगा। इसीलिए बात है कॉन्सेप्ट पे, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। फोटोन का कॉन्सेप्ट है भैया, मतलब प्लांक का कॉन्सेप्ट है, वो कहता है अगर ये एक लाइट एनर्जी आ रही है और एक ये लाइट एनर्जी आ रही है, कहता है इन दोनों में जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो ज्यादा एनर्जी थ्रो करती है। इसलिए फॉर्मूला डेवलप होता है बच्चों, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। जैसे ही आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे एच न्यू आ जाएगा। ये फॉर्मूला सबसे पहला है, वेयर एच इज द प्लांक्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू लर्न करनी है बच्चों, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। याद रखना भाई लोगों, ठीक है। अच्छा, अब एक और फॉर्मूला बन सकता है, तुम अभी पीछे पढ़ के आए हो, इधर आओ, तुम मेरे साथ पीछे पढ़ के आए हो। न्यू की अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं, यहां से न्यू का फॉर्मूला बनाऊं तो सी बाय लैम्डा हो जाएगा न्यू का फॉर्मूला। तो वही वैल्यू यहां पुट करो, वही वैल्यू यहां पुट करो, यहां पर पुट करोगे तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन यू की जगह सी बाय लैम्डा भाई। एक फॉर्मूला डेवलप हो गया। तो ये ध्यान रखना, ये दो फॉर्मूले काम के हैं यहाँ पर। वैसे एक और फॉर्मूला डेवलप हो सकता है अगर चाहो तो, कहता है एक फोटोन चल के आएगा तो फॉर्मूला होता है एच न्यू, दो फोटोन चल के आएंगे 2h न्यू। कल को टीचर कहे फॉर एन नंबर ऑफ फोटोन सर, तो एन नंबर ऑफ फोटोन के लिए फॉर्मूला NH न्यू, ये याद रखना बच्चा लोग। ठीक, अब चलते हैं सेकंड एस्पेक्ट में, दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आ जाओ वर्कआउट करते हैं इसको। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने के लिए सबसे पहले क्या करो, एक लाइट सेंसिटिव मेटल लो कोई। मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइट सेंसिटिव मेटल लगाया कोई। लाइट सेंसिटिव मेटल का मतलब होता है कि कोई ऐसा मेटल लगाया मैंने जिसके ऊपर अगर लाइट पड़े तो कुछ ना कुछ इंपैक्ट मुझे शो करके दिखा सकेगा। ठीक है नी, लाइट सेंसिटिव सरफेस लगाया मैंने कोई यहाँ पे। राइट साइड पे आप नॉर्मल कोई मेटल लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल कोई मेटल लगा दीजिए। ठीक है, अब मैंने इसको क्या करा बच्चों, मैंने इसको कनेक्ट किया है प्रॉपर बैटरी के साथ, बैटरी एमीटर सब अलाइन कर दिया, इसको इस तरीके से कनेक्ट भी कर दिया। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसमें, इस गेम में, ये फिर वही डिस्चार्ज ट्यूब जैसा कुछ साउंड कर गया। अब मैंने क्या किया बच्चा लोग, मैं अगर ना, तुम एक काम करोगे मेरे साथ, तुम 1 मिनट के लिए इसको पॉज करके एक चीज समझो पहले मेरे साथ, इधर आओ। क्या होता है बच्चों, दुनिया में कोई भी आप किसी एटम को अगर देखते हो तो उसके आसपास जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो इनके बीच में, न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए अगर मैं बाहर से एनर्जी देता हूं तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। बड़ा सिंपल सा कॉल है।
अगर वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है तो हम हर मेटल में ये काम कर सकते हैं ना। मैं अगर फिर से इस बुक को ले आता हूँ, ये बुक मान ले 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, इसका टॉप सरफेस अगर किसी मेटल का है तो इस मेटल पर अगर कोई लाइट पड़े तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए सर। तो अगर हो सकता है सर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना ही है सर, कुछ ऐसा करना ही है, कुछ पंगा डालना ही है ऐसा, तो एक कॉन्सेप्ट की तरह समझ लो ना इसको। देखो मान लो एक सरफेस है जिसको 500 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए, लेट्स से, ठीक है। तो अगर तुम बाहर से किसी को ऐड कर रहे हो, मान लो बेटा आप लोगों ने 50 हर्ट्ज की एक लाइट डाली जो इतनी एनर्जी ले आई है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, लेट्स से, मैं याद रखना बच्चों, मैं कैलकुलेटिवली नहीं बोल रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं बाय लेट्स से का। तो 50 हर्ट्ज की लाइट मान लो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवा सकती है, ठीक है। तो हम यही करने वाले हैं यहां पर। ऊपर वाले केस में मैं कोई एक एनर्जी बाहर से लेकर आऊंगा और वो एनर्जी, अब देखो पहले ये ध्यान रखो बेटा, फिर वही खेल है। मैंने इसके बीच में मान लीजिए 1 मिनट के लिए इसको वैक्यूम से कनेक्ट कर दिया है, बीच में कोई एयर वेयर प्रेजेंट नहीं है, तो जो एयर थी वो बाहर निकाल दी गई है। इस समय बैटरी वैटरी लगाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब इस समय कोई करंट अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर इनके बीच में कोई करंट अवेलेबल नहीं है फिलहाल यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, मैंने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली कोई लाइट ली जो इसके सरफेस पे डाली, एक लाइट ली जो इसके सरफेस पे डाली, इसके सरफेस पे डाली। अब मान लो इसने इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी कि इलेक्ट्रॉन पॉप आउट हो गया। जब इलेक्ट्रॉन पॉप आउट हुआ, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो इलेक्ट्रॉन ने देखा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन ने देखा आगे पॉजिटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चलते हैं भागकर। जो भागकर पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया तो सर्किट कंप्लीट हो गया भैया। अब कोई बच्चा सोचने की क्षमता रखे कि जब ऊपर से लाइट एनर्जी आ रही थी, उसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला और मूव किया। अगर मैं लाइट बंद कर दूं तो इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएंगे, करंट भी बंद हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक, लाइट की वजह से इलेक्ट्रिकल इंपैक्ट आ रहा है, इसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं बच्चों, ठीक है। कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा याद रखने हैं इस टॉपिक के। जैसे एक वर्ड है बेटा, जैसे एक वर्ड है जो याद रखना है सब बच्चों ने, एक वर्ड होता है बच्चों वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है बेटा, किसी सरफेस को कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन पॉप आउट करवाने में, ये होती है मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। मतलब ये वर्डिंग याद रखना, वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय सरफेस टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, उसको ई नॉट से डिनोट करते हैं, याद रखना। दूसरा होता है बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अबे मिनिमम एनर्जी जो ये काम करवा पाएगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो ये काम करवाएगी। लेट्स से काम करते हैं एक लाइट मान लो इस तरफ लगी हुई है, वो लाइट जब इस पे गिरती है 1 मिनट के लिए मान लेते हैं वो 20 हर्ट्ज की लाइट है, और वो इस पर पड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन पॉप आउट नहीं करवा पाई, ठीक है जी। फिर मैंने देखा एक यहाँ लाइट लगी हुई है, वो इसके ऊपर आई, वो 40 हर्ट्ज की लाइट थी, उसने भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हेल्प नहीं करी, ठीक है। फिर मैंने देखा एक लाइट यहाँ लगी हुई थी, ये 59 हर्ट्ज की थी, इसने भी नहीं करा। जैसे ही मैं 60 हर्ट्ज वाली लाइट को मैंने डाला, इलेक्ट्रॉन पॉप आउट हो गया। तो जिससे सिर्फ इलेक्ट्रॉन पॉप आउट होता है उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, याद रखना बच्चों। फिर इस टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ना होता है जिसको कहते हैं मेजर ऑब्जर्वेशन, ध्यान देना बच्चों, इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या है। फिर मैथ्स पढ़ते हैं इसका, बट 1 मिनट ऑब्जर्वेशन स्टडी करने पहले। एक तो बात याद रखा करो बच्चों, अगर सपोज करो किसी सरफेस को 500 जूल एनर्जी चाहिए और तुमने बाहर से मान लो फ्रीक्वेंसी को बढ़ावा दे दिया तुम एक काम करो, तुम तीनों केस पढ़ी लो मेरे साथ आके, एक बार इधर आओ, तभी तुम्हें क्लियर होगा। सुनो, एक काम करते हैं बच्चों, 3 केसेस को लेते हैं, ठीक है। हाइपोथेटिकल वैल्यूज उठाते हैं कि एक सरफेस है जिसको 500 जूल की एनर्जी चाहिए, ठीक भाई। मैंने बाहर से एक लाइट एनर्जी को डाला और ये लाइट एनर्जी 30 हर्ट्ज की थी, ठीक है। और मान लो एक सेकंड के लिए 300 जूल की एनर्जी लेकर आई थी। बच्चों 500 चाहिए, 300 आ रही है, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही नहीं, है ना। और मान लो फिर मैंने क्या किया कि मान लो 50 हर्ट्ज की लाइट एनर्जी थी जो प्रॉपरली 500 जूल ले आई बाय चांस, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन पॉप आउट हो जाएगा, सरफेस से बाहर आ जाएगा, क्योंकि 500 चाहिए थी, 500 आप ले आए। लेकिन अगर किसी बच्चे ने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, सर 80 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कर दी जो 800 जूल लेके आ रही है, मैं याद रखना मैं रफली वैल्यूज ले रहा हूं ये, तो अब इसने क्या किया, 500 रिक्वायरमेंट थी, 500 की रिक्वायरमेंट थी, 800 बाहर से आ गई है, तो 500 से तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ये 300 एक्सेस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पॉप आउट, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा,
और 300 से मूव भी करने लगेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, फर्स्ट पॉइंट यही होता है, अगर कोई बच्चा फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा तो बाहर आने वाली काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब एक बात और याद रखो, मैं क्लास में इसको बोलता होता हूँ वन वेव वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जबकि ऐसा कोई लिखित टॉपिक नहीं है, बट मुझे लगता है इससे बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं। याद रखना, वन वेव वन इलेक्ट्रॉन, एक वेव आएगी, उस पर जितनी एनर्जी है, कम ज्यादा जो भी है, वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को दे पाएगी। जैसे सपोज करो कोई बच्चा मुझे कहे मैं 1000 जूल एनर्जी डालता हूं इसमें, क्या 500 के 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बाहर? नहीं आएंगे। कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप 1000 जूल डालोगे ना तो 500 से इलेक्ट्रॉन बाहर, 500 से वो मूव करेगा। लेकिन अगर तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं तो तुम्हें वेव 2 बढ़ानी पड़ेगी, और जब नंबर ऑफ वेव बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगी? इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इसलिए पॉइंट याद रखना है कि अगर कोई बच्चा इंटेंसिटी को बढ़ा दे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस बढ़ जाते हैं, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, अब आते हैं इसकी मैथ्स पे, इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। मान लो बच्चों एक सरफेस है E नॉट और बाहर से एनर्जी आ रही है E और इस पे पड़ रही है, और मैं मान के चल रहा हूं E इज ग्रेटर देन E नॉट, E बड़ा है E नॉट से। ठीक है जी, अगर ऐसा है सर तो एक बात ध्यान रखना है, जो बाहर से एनर्जी आ रही है ये दो जगह डिवाइड होगी, एक E नॉट में, एक काइनेटिक एनर्जी में। तो एक तो बच्चों ने ये फॉर्मूला लर्न करना है, बिल्कुल अच्छे से सटीक फॉर्मूला ध्यान रखना है। उसके बाद E को लिख सकते हैं बच्चा लोग H न्यू, E नॉट को लिख सकते हैं सर H न्यू नॉट, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। आप लेफ्ट ले आएंगे इसको, आप इसे लेफ्ट ले आएंगे बच्चों, H को कॉमन उठा लेंगे, सो न्यू माइनस न्यू नॉट यार, दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। एक ये फॉर्मूला अपना। एक और फॉर्मूला डेवलप हो सकता है बच्चों, E की जगह लिख सकते हैं Hc बाय लैम्डा, E नॉट की जगह फिर Hc बाय लैम्डा नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। एक ये फॉर्मूला डेवलप हो सकता है यार। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो काम आएंगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक ठाक सा है ये कॉन्सेप्ट, मतलब आप अगर थोड़ा सा भी इसकी प्रैक्टिस कर लो तो ये बड़ा जल्दी स्ट्रांग हो जाता है सबका ये टॉपिक। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रा, मजेदार अभी ये भी। स्पेक्ट्रा क्या है? स्पेक्ट्रा होता है बैंड ऑफ 7 कलर्स। स्पेक्ट्रा वर्ड स्पेक्ट्रम से आया है, स्पेक्ट्रम होता है बैंड ऑफ 7 कलर्स। हमारे आसपास जितने कलर्स हम लोगों को दिखते हैं, जितने रंग हम लोगों को दिखते हैं, ये सब विजिबल रीजन में लाई करते हैं, जो हम लोग देख पाते हैं। तो पहले तो सबसे पहले ये जान के रखो कि हमारे पास जितने भी आसपास विबग्योर में कलर होते हैं, तो पहले इस मिथ से बाहर आना है हम सबको कि विबग्योर में 7 ही रंग होते हैं। विबग्योर में 7 मेजर रंग नजर आते हैं, लेकिन करोड़ों शेड्स हैं अंदर, एंड ईच एंड एवरी शेड ऑफ लाइट वेव हैज इट्स ओन वेवलेंथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ बातें लर्न करना। जैसे बच्चों पहले इस पे आओ जरा, स्पेक्ट्रा होता क्या है? स्पेक्ट्रा प्रैक्टिकली दो तरह का होता है बेटा, एक होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा और एक होता है नॉन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा वही है जो तुम बचपन से देखते आए हो, जिसको विबग्योर पैटर्न तुम कहते हो। कॉन्टिन्यूस वर्ड इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि इसमें कहीं बीच में कोई लैग, बीच में कोई गैप नहीं होता। इट्स अ वेरी कॉन्टिन्यूस थिंग, पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है और एक मतलब देयर इज नो स्पेसिफिक गैप इनसाइड इट। कॉन्टिन्यूटी, एक कलर चेंज होते होते दूसरे में चेंज हो जाता है, शेड चेंज होते होते दूसरे में चेंज हो जाता है। लेकिन देयर इज अ पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड नॉन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, जिसको कई बुक्स में लाइन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं बच्चों। ये दो तरह का होता है भाई, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा। मेन गेम इस टॉपिक की एज पर एनसीईआरटी एमिशन स्पेक्ट्रा होती है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में कुछ पर्टिकुलर कलर कई बार एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसकी जगह पे ब्लैक लाइन आ जाती है, उसकी जगह पे ब्लैक लाइन आ जाती है। और एमिशन स्पेक्ट्रा में सिर्फ कुछ ही कलर दिखते हैं, स्पेसिफिक कलर्स आते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है। अभी कैसे हो पाता है इस पे वर्कआउट करते हैं अभी। ठीक है, तो पहले तो ये जनरल आइडिया याद रखो, स्पेक्ट्रा क्या होता है, ये सब क्या होता है। अब चलते हैं बच्चों इनके वर्कआउट पे कि भाई एक एक को बात करें इसके बारे में, ध्यान दो। सो मान लो मैं एक काम करता हूं, मैं शुरुआत करता हूं, लेट्स टॉक अबाउट दी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। आ जाओ भाई, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने बच्चों एक मान लो सोडियम ले लिया, कुछ भी ले सकते थे यार आप, मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, मान लो सोडियम ले लिया। सोडियम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हर बच्चा मुझे लगता है रिलेट कर पाता है कि सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होता है। अब जब सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना ही है तो उसको कुछ एनर्जी तो चाहिए होगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने के लिए।
तो वो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, उसके लिए क्या करना है, मान लो मैंने बाहर से व्हाइट लाइट को इसके अंदर फॉल करवाया, व्हाइट लाइट को इसके अंदर फॉल करवाया, ठीक है। व्हाइट लाइट का मतलब होता है पॉलीक्रोमैटिक लाइट, पॉलीक्रोमैटिक लाइट का मतलब करोड़ों कलर्स वाली लाइट। करोड़ों कलर्स किसमें होते हैं जी? व्हाइट लाइट, सनलाइट में होते हैं। अगेन व्हाई आई एम सेइंग करोड़ों कलर्स, मैं फिर कह रहा हूं शेड्स साथ ही होते हैं, बट सॉरी, मेजर कलर साथ ही होते हैं, शेड्स करोड़ों होते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत सारे कलर हैं उसके अंदर, ठीक है। एक और बात लर्न करोगे यार, सुनो, देखो यार, एक ये भी लर्न करो कि E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता है, ठीक है। अब सुनना, हर कलर की अपनी अलग वेवलेंथ, तो हर कलर की अपनी अलग एनर्जी। तो अगर इसके अंदर करोड़ों कलर्स हैं तो अंदर करोड़ों वेवलेंथ्स हैं, करोड़ों वेवलेंथ है तो करोड़ों एनर्जीज भी तो है ना। अब मान लो करोड़ों एनर्जीज ऐसी हैं जो चलती हुई आ रही है मेरी तरफ, सोडियम की तरफ चलती हुई आ रही है करोड़ों एनर्जीज। अब उसमें से मान लो एक स्पेसिफिक वाली एनर्जी ऐसी है जो सोडियम को चाहिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। तो सोडियम ने क्या किया, जो चाहिए थी वो एनर्जी रख ली, बाकियों को जाने दिया बाहर, तो इसलिए जो चाहिए था वो इसने रख लिया। अब ये आई बाहर एक लाइट, इसको कहेंगे ट्रांसमिटेड लाइट, ये लाइट ट्रांसमिट हुई है। अब मान लो मैंने इसको प्रिज्म में से पास करके और आने दिया यहां पर, तो जब ये यहां पैटर्न बना, जब ये लाइट यहां आई तो हमने क्या देखा, तुम नोटिस करो पीछे से क्या हो रहा है, क्या ड्रामा हो रहा है। सारे कलर थे, सारे कलर थे, सारे कलर थे, सारी एनर्जीज थी, सारी एनर्जीज थी, कोई एक कलर, कोई एक एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली इसने। तो जब ये बाहर निकला, बाहर निकला, बाहर निकला, तो जब ये विबग्योर पैटर्न बनाने जाएगा तो मैंने लगता जिसको इसने ऑब्जॉर्व कर लिया वो कलर नजर आना बंद हो जाएगा यार। तो ये पता क्या है, ये मिस्ड वेवलेंथ है, मिस्ड वेवलेंथ है, ये मिस्ड कलर है, ये वहीं रह गया है। वो किसने ले लिया, इस पर्टिकुलर सब्सटेंस ने ले लिया। इसको हम याद रखना बच्चों, ये जो पैटर्न बनता है, जो पैटर्न बनता है, ये हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर सोडियम होगा तो वही कलर मिस होगा जो इस समय यहां मिस हुआ है, एक पर्टिकुलर कलर मिस होगा। इसीलिए इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये पैटर्न यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाओ, आप लोग कहीं भी चले जाओ, ये पैटर्न हमेशा एक फिक्स वैल्यू, फिक्स पैटर्न रखता है, ये बात ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास होता है, सेम मैनर में हमारे पास होता है बेटा एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि उसके बारे में हमें न्यूमेरिकल्स भी करने होते हैं, इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। और जरा अब चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा ये ज्यादा काम का है, जरा ध्यान देना। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है सर? एमिशन स्पेक्ट्रा में बेसिक पॉइंट क्या है कि जब भी तुम एमिशन की तरफ जाते हो तो तुम्हें एक छोटा सा पॉइंट मैंने लर्न करना है। क्या पॉइंट लर्न करना है बच्चों? देखो एक बात ध्यान करा करो कि जब तुम्हारे पास कोई, जैसे ये है न्यूक्लियस, इसके आसपास यू हैव सम शेल्स, कुछ शेल्स हैं, ठीक है। इन शेल्स में जब इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जाने की कोशिश करेगा, मान लो तुमने एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी, तुमने एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी कि वो इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जंप कर गया, ये लो यहां चला गया जी। अब तुम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो वो जंप कर गया, लेकिन अब ये सारे सोर्सेज अगर बंद हो जाए तो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पे भी तो आएगा। जब वो वापस अपनी जगह पे आएगा तो जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी वो उसे क्या करेगा, री एमिट, बाहर निकालेगा यार उस एनर्जी को। अब जब वो उस एनर्जी को बाहर निकालेगा ना, उस पे टिका हुआ है एमिशन स्पेक्ट्रा। कैसे टिका हुआ है? देखो बच्चों, मैं आपको वो वाला एस्पेक्ट बता रहा हूँ जो लिटरली मैंने खुद कॉलेज में किया था। मैं बच्चों को हमेशा क्लास में बताता हूँ कि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो मुझे, मतलब मेरे कॉलेज में मैंने जब ये किया था ना, तो मुझे उस दिन नहीं पता था ये प्रैक्टिकली मैं बच्चों का 11th क्लास का ये वाला टॉपिक कर रहा हूँ अपने हाथ से। वो तो मैंने पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस के साथ ये सीखा कि यार दैट वाज द टॉपिक जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो क्या करते हैं पता है मैंने क्या किया था बच्चों? मैंने ये देखा था उसमें कि मान लो एक बॉक्स है और इस बॉक्स के आगे ना एक ट्यूब लगी हुई है, और उस ट्यूब के अंदर मान लो एक ट्यूब है और इस ट्यूब में गैस फिल कर सकते हो। एनसीईआरटी कहती है आप हाइड्रोजन से कर लो, हमने उस दिन जो किया था वो हीलियम से किया था, हमने मतलब मैंने जब कॉलेज में किया था। तो क्या करते हैं कि मान लो यहाँ पर हम लोगों ने हीलियम गैस रखी, हाइड्रोजन गैस रखी, पीछे से बच्चों इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दो, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दो इसको बहुत सारी। अब उस इलेक्ट्रिसिटी से इसके जो एटम्स हैं ये लोग एक्साइट होंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर स्टेट पे जाएंगे, एक्साइट होंगे। और इन केस अगर थोड़ी देर में ये सोर्स बंद हो जाता है तो वही इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस आएंगे।
और जब वो ओरिजिनल जगह पे वापस आएंगे तो कुछ पतले पतले कलर्स, कुछ छोटी छोटी स्पेक्ट्रल लाइंस बाहर आएंगी। उनको अगर मैं प्रिज्म में डालकर पैटर्न बनाने की कोशिश करूं तो हम देखते हैं कोई खास पैटर्न नहीं बनता, वही पर्टिकुलर स्पेसिफिक कलर जो हमें दिखना शुरू हो जाते हैं जो निकले थे। तो यह स्पेसिफिक कलर्स हैं भाई, ये स्पेसिफिक कलर्स हैं। और इन स्पेसिफिक कलर से जो लाइन डेवलप होती है इन्हें स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। ये स्पेक्ट्रल लाइन डेवलप हुई है और ये स्पेक्ट्रल लाइन हमारे इतने काम की है कि हमने इससे आगे कई कॉन्सेप्ट बना लेने, अगर डिटेल में पढ़े तो कई कॉन्सेप्ट बन जाते हैं फिर इसकी वजह से। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रा साउंड करता है। पता है एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो हम बाहर निकाल सकते हैं। पता है बेलमर नाम के एक लैब असिस्टेंट थे जिन्होंने इस चीज के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को लेबोरेटरी में देखा, हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रा को लेबोरेटरी में देखा और जाना और पाया। उन्होंने कहा कि भाई इसको कहते हैं बेलमर का स्पेक्ट्रल सब्सटेंस, बेलमर स्पेक्ट्रल सीरीज भी कह सकते हैं। बेलमर कहते हैं इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से गिरे, इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से गिरे, अगर सेकंड पे गिरा, अगर सेकंड शेल पे गिरा तब जो एनर्जी बाहर आएगी ना, तब जो लैम्डा बाहर आएगा, इन्होंने कहा मेरे फॉर्मूले से स्टडी कर लेना, 1/λ इज इक्वल टू माइनस रेडबर्ग कांस्टेंट, जहां से भी इलेक्ट्रॉन चले गिरना सिर्फ 2 पर। कहते हैं अगर तुम ऐसा करोगे ना, मान लो 10th शेल से, मान लो 10th शेल से आकर ये सेकंड शेल पे गिरता है, अगर मान लो अगर वो 10th शेल से सेकंड शेल पे गिरता है तो जो बाहर लाइट निकलेगी, जो लैम्डा बाहर की तरफ रिलीज होगा, उसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी हो, दैट इज द फॉर्मूला। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों, आरएच रेडबर्ग कांस्टेंट है यहाँ का, वेयर आरएच इज 109677 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर एक कोई ढंग का एंट्रेंस का एस्पेक्ट अगर एक लर्न करना है तो लर्न कर लेना, काफी कैलकुलेशन आसान हो जाती है इससे। 1/RH की वैल्यू 91 नैनोमीटर होती है, शायद कभी तुम्हारे काम आ जाए कुछ फॉर्मूला करते हुए, तो ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, अब वही कहानी है बच्चों, तुम्हारे दिमाग में भी आ रहा होगा, मेरे में भी आया था, जरूरी है हर बार सेकंड पे ही गिरेगा, कहीं और भी गिर सकता है। हाँ, तो फिर बहुत सारे साइंटिस्ट सामने आ गए। कैसे, सुनो बच्चों, देखो सीरियल नंबर, सीरीज, ठीक है, एन इनिशियल, एन फाइनल एंड रीजन। ध्यान देना बच्चों, अब हुआ क्या, जैसे लाइमन, बेलमर, पैस्चन, ब्रैकेट, पी फंड, कई लोग सामने आ गए। जैसे पहली सीरीज कहलाई लाइमन सीरीज। लाइमन कहते थे इलेक्ट्रॉन चाहे सेकंड से चले, थर्ड से चले, फोर्थ से चले, फिफ्थ से चले, जहां से मर्जी चले, गिरना कहां चाहिए उसको, फर्स्ट पे। अगर फर्स्ट पे गिरा तो जो लाइट बाहर आती है वो अल्ट्रावायलेट होती है, यूवी लाइट बाहर आती है। फिर सेकंड पे तो बेलमर टिके ही हुए हैं। बेलमर कहते थे चाहे इलेक्ट्रॉन थर्ड से गिरे, फोर्थ से गिरे, फिफ्थ से गिरे, सिक्स से, जहां से मर्जी गिरे, गिरना कहां चाहिए सर, सेकंड पे। अगर ऐसा हुआ सर तो नेचर में कैसा होगा, ये विजिबल रीजन में लाई करेगा। फिर लाइमन, बेलमर, पैस्चन, ब्रैकेट, पी फंड। अब क्या हो रहा है, ये पैस्चन ने क्या कहा, पैस्चन कहता है इलेक्ट्रॉन गिरना चाहिए थर्ड पे, गिरे चाहे फोर्थ से, चाहे फिफ्थ से, चाहे सिक्स से, चाहे सेवन से। जो एनर्जी बाहर निकलती थी वो इंफ्रारेड थी बेटा, इंफ्रारेड रेज बाहर आ रही थी। ठीक है, ब्रैकेट कहते हैं फोर्थ पे गिरना चाहिए, चाहे फिफ्थ से गिरे, सिक्स से गिरे, सेवन से गिरे, कहीं से भी गिरे, गिरना इस पे चाहिए। और इसको भी क्या कहते थे बच्चा लोग, इंफ्रारेड रेज में ही लाई करता था। फिर फिफ्थ है ये, चाहे सिक्स पे गिरे, सेवंथ के गिरे, एट, नाइन, कहीं भी गिरे, ये फिर से इंफ्रारेड रेज में लाई करने लगा। अब अगर कोई बच्चा मेरे को कहे कि सर बेलमर का ये फॉर्मूला है, कल को बच्चा के सर लाइमन के लिए करना होगा फॉर्मूला, अब तो ठीक है ना, लाइमन के लिए क्या करोगे, 1/1² लिख दोगे, क्योंकि लाइमन के केस में इलेक्ट्रॉन कहां गिर रहा है बच्चों, 1 पे गिर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मान लो मैं अगर तुम्हें कहूं कि इन जनरल कोई फॉर्मूला अगर रेडी करना हो इसी एस्पेक्ट से, तो क्या रेडी होगा सर इन जनरल, अबे इन जनरल ये रेडी हो जाएगा ना, 1/λ माइनस रेडबर्ग कांस्टेंट, यहां लिखो n इनिशियल जहां से चलेगा स्क्वायर, और n फाइनल जहां गिरेगा स्क्वायर। और याद रखो n इनिशियल हमेशा ज्यादा होगा n फाइनल से, बड़ी शेल से छोटे पे गिरेगा। ये फॉर्मूला इन जनरल लर्न कर लो। कल को टीचर का यही फॉर्मूला लेमन के लिए बनाना है तो 1 पुट कर देना, यहाँ पे बेलमर के लिए बनाना है यहाँ पे 2 पुट कर देना, पैस्चन के लिए बनाना है सर यहाँ पे 3 पुट कर देना यार, बड़ा सिंपल है तो। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स हैं, बट अभी वन शॉट में पहले टॉपिक्स कवर करते हुए जा रहे हैं। आओ जरा आगे, नेक्स्ट है भाई मॉडल्स ऑफ एन एटम। भाई अब बहुत सारे मॉडल थे, हम लोग थॉमसन, रदरफोर्ड का मॉडल है, फिर लेकिन जो लॉजिकल मॉडल हमें स्टडी करना होता है इस चैप्टर के अंदर वो होता है बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम।
तो जिसका मेन काम है, जिसपे मेन डिस्कशन होता है, वो होता है बोहर मॉडल ऑफ एन एटम एज पर द एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट। सो ध्यान करो, हम लोग शुरू करेंगे सीधा मॉडल्स ऑफ एन एटम का, सीधा वाला पोर्शन वन शॉट में कवर करेंगे, जिसको कहते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, ध्यान देना बच्चों। तो बोहर मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ने के लिए पहले पढ़ने पड़ते हैं बोहर के पोस्टुलेट्स। बोहर के पोस्टुलेट का पहला पोर्शन स्टूडेंट याद रखेगा कि जब भी हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल कभी पढ़ा है अगर, तो रदरफोर्ड मॉडल के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है एक फिक्स जगह पर, तो एज पर रदरफोर्ड्स लिमिटेशन ये पढ़ाया जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, गिर जाएगा उसके अंदर आकर। बट इन रियल प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता, कुछ तो गड़बड़ है। तो बोहर ने कहा ऐसा नहीं होता। बोहर कहते हैं कि उन फिक्स्ड शेल्स के अंदर जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, वहां घूमते हुए कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता, रेडियस चेंज नहीं करता, समय के साथ एक फिक्स्ड पाथ पे घूमता रहता है। तो ये वही पॉइंट है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन अपना फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड रेडियस से काम चलाता रहता है। और जहां वो घूम रहा होता है, जहां वो घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन, उन्हें क्या कहते हैं सर? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या कहना है बच्चों? उन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट्स। कल को तुम्हें इसको और थोड़ा सा आगे लेके जाना है, तो याद रखना बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट में एक बात ध्यान रखना, ग्राउंड स्टेट कहते हैं पहले वाले शेल को। जैसे अगर कल को कोई बच्चा पहली शेल के बारे में बात करता है, तो पहली शेल को याद रखोगे तुम लोग, पहली शेल को ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। ठीक है? दूसरी स्टेट जो सेकंड शेल होती है, ये पहली एक्साइटेड स्टेट होती है, इसलिए इसको कहना है बच्चों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है? थर्ड शेल पे जाओगे बच्चों, तो n इक्वल टू 3, इसको कहते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सॉरी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है? एक तो ये बात याद रखना। दूसरा इसका पॉइंट होता है बेटा, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे पॉइंट को कहते हैं बच्चों, ये इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली कहा जाता है द एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम of an electron is the integral multiple of h upon 2 pi। मतलब ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h अपॉन 2 पाई के। जैसे कि एज पर दिस कॉन्सेप्ट, अगर मैं चाहूं कि फॉर n इक्वल टू 1 का अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहूं, तो उसका फॉर्मूला होगा, यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 पुट करके नीचे आ जाएगा h अपॉन 2 पाई। और अगर मैं फॉर n इक्वल टू 2 पे बात करूं, तो एंगुलर मोमेंटम होगा बेटा, ऊपर 2 पुट करोगे, 2 से 2 कैंसिल, h अपॉन पाई। तो एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम जो है वो पता लगता है यहां से। ठीक है? तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमेशा याद रखना है, वो कहता है सर कि अगर तुम एक जगह से, बोहर का अगला पोस्टुलेट कहता है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह का ट्रांजिशन करना चाहते हो, मान लो इसको मैं n इनिशियल नाम देता हूं, इसको n फाइनल नाम देता हूं, बोहर कहता है अगर आप ये ट्रांजिशन करना चाहते हो, तो बोहर ने कहा था डेल्टा E जो होगा वो इक्वल होता है E फाइनल माइनस E इनिशियल। ये याद रखना बेटा, बहुत काम का, ये याद रखोगे आप लोग। ठीक है? डेल्टा इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल, काम का है बड़ा। अब यहाँ पे मैं एक बात ऐसी है जो मैं चाहता हूं कि बच्चे समझ जाएं, उस पर एक बार वर्कआउट कर लेते हैं, क्योंकि उसके बिना फिर काम खराब है भाई। एक बार आओ जरा, देखो भाई, सुनो। अब मान लो मेरे पास फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल और फिर मेरे पास फोर्थ शेल है। ठीक है? अब मान लो मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लिख रहा हूं अलग अलग शेल पे कितनी कितनी है। तो लेट्स से मैंने पहली शेल पे पता लगाई, मैं हाइपोथेटिकल वैल्यू लिख रहा हूं अभी। यहां मान लो पहली शेल पे पता लगाई -100 जूल, अगली पे पता लगाई -80 जूल, अगली पे पता लगाई -40 जूल, फिर पता लगाई -20 जूल। ठीक है? आई जस्ट वांट टू कन्वे यू वन थिंग, कि अगर मैं तुम्हें कहूं पहले शेल में एनर्जी 100 जूल है, तो एक कॉन्सेप्ट मेरे साथ लर्न कर लो कि अगर यहां पे एनर्जी -100 जूल है ना, अगर तुम इसे +100 प्रोवाइड करोगे, तो ये एटम को छोड़ के बाहर आ जाएगा।
मैं पूछूं सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, आप उसको +80 प्रोवाइड करो, इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर आ जाएगा। आप यहाँ पे कितनी एनर्जी प्रोवाइड करोगे, +40 प्रोवाइड करोगे, छोड़ के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कितनी +20 प्रोवाइड करोगे, छोड़ के बाहर आ जाएगा। एक तो ये याद रखो। एक याद रखो, अगर इसी कॉन्सेप्ट पे चले, अगर मैं तुम्हें कहूं मुझे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड शेल पे लेके जाना है, तो एज पर दिस लाइन डेल्टा ई इक्वल टू होता है E3 माइनस E1। और अगर मैं इन हाइपोथेटिकल वैल्यूज पे चलूं तो बताओ जरा E3 की वैल्यू कितनी है। E3 पे है सर -40, E1 कितनी है सर -100। सॉल्व करोगे 60 जूल आ जाएगा। इसका मतलब अगर कोई किसी बच्चे को यहाँ पे 60 जूल एनर्जी प्रोवाइड की जाए, देखो 100 से तो बाहर ही आ जाएगा, 60 प्रोवाइड करोगे तो यहाँ अटक जाएगा, थर्ड शेल पे गिर जाएगा, थर्ड शेल पे रुक जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब मैं इनकी एक्चुअल वैल्यूज पे आ गया हूं ना। देखो, अगर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं कि एनर्जी ऑफ एन nth ऑर्बिट के फॉर्मूलाज, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट के फॉर्मूलाज सुनना बच्चों। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले चलो, अगर आप एनर्जी इन nth ऑर्बिट निकाल रहे हो तो इसके भी दो एस्पेक्ट बनाया करो बच्चों। पहले दो एस्पेक्ट बनाओ, एक ओनली फॉर द हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन लाइक एटम्स। देखो बड़ी ही अजीब बात है कि इतना बड़ा बोहर का मॉडल, इतने बड़ा तामझाम, इतना बड़ा मैथ्स, इतने सारे पोस्टुलेट, इतनी बड़ी पीएचडी, इतने बड़े थीसिस, इतना कुछ, एंड दिस मॉडल इज ट्रू ओनली फॉर द वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिर्फ एक के लिए ट्रू है। जैसे एक तो हाइड्रोजन हो गया, फिर बेटा तीन लोग और हैं। जैसे अगर आप हीलियम को उठाते हो तो हीलियम पर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो, तो इसके लिए Z की वैल्यू 2, एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ये वाला मॉडल। ठीक है, लिथियम पे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो बाहर निकाल लिए, Z की वैल्यू 3 होती है, इसकी एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इस पे भी अप्लाई कर सकते हो। बेरिलियम के 3 इलेक्ट्रॉन 4 थे, 3 बाहर निकाल लिए, Z इक्वल टू 4, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए यहीं तक अप्लाई करना है सब कुछ। अब आते हैं, अगर टीचर ने एनर्जी इन द nth ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम की बात करी, तो याद रखना एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का एक फॉर्मूला होता है -2.18 10 की पावर -18 अपॉन n स्क्वायर, इतने जूल पर एटम। ये nth शेल का एनर्जी का फॉर्मूला है। लेकिन अगर यही फॉर्मूला तुम लोगों को इलेक्ट्रोवोल्ट में लिखना है तो आंसर इज -13.6 अपॉन n स्क्वायर, इतने इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। ये दोनों फॉर्मूले हाइड्रोजन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर यहाँ आप डिस्कशन करना चाहते हो हाइड्रोजन लाइक के लिए, तो कुछ फर्क नहीं है खास। पहले एनर्जी इन nth ऑर्बिट इक्वल टू होती है -2.18 10 की पावर -18 अपॉन n स्क्वायर। अब सुनना, अगर हाइड्रोजन लाइक कोई एटम आ गया तो यहाँ पे एक Z स्क्वायर को भी इन्वॉल्व कर लेना, और Z की वैल्यू मैंने यहाँ रिस्पेक्टिव लिखी दी है। अब ये इतने जूल पर एटम पे है, ये जूल में है फॉर्मूला अभी। और अगर टीचर आपको कहता है कि यही काम उसको इलेक्ट्रोवोल्ट के लिए करना है, तो इलेक्ट्रोवोल्ट सॉरी हाँ ईवी के लिए करना है, तो -13.6 अपॉन n स्क्वायर, इतने सॉरी अगर मैं हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए कर रहा हूँ Z स्क्वायर लिखकर, इतने ईवी पर एटम। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन में देखता हूँ, कई बार बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर इससे काफी हद तक आगे फॉर्मूले लर्न कराए जाते हैं। मैं कहता हूँ ज्यादा पंगा मत लिया करो। टीचर कभी आपसे डेल्टा ई मांग रहा है तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल याद रखो। ठीक है, कल को टीचर कहता है कि किस लैम्डा की वजह से ये वाला ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, तो इस फॉर्मूला में एक और चेंज लगा सकते हो, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल होगा। डेल्टा ई होता क्या है, एच सी बाय लैम्डा, तो ये भी एक फॉर्मूला है। टीचर कल को कहता है कौन सी वाला लैम्डा ये वाला ट्रांजिशन कर पाएगा, तो ये वाला लैम्डा वो ट्रांजिशन कर पाएगा, उस इलेक्ट्रॉन्स को यहां से वहां धक्का मार पाएगा। ये बात ध्यान रखना बच्चों। इसी में अगर तुम वेव नंबर निकालना चाहो तो एचसी को वहां भेजो, ई फाइनल माइनस इनिशियल, एचसी को वहां भेज दोगे, 1 अपॉन लैम्डा रह जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा वी बार होता है भाई, ये फॉर्मूला ही बन जाएगा। तो जितने मर्जी फॉर्मूला बना लो, मैं तो कहता हूँ इसको लर्न रखो, इससे जो चाहिए वो डेवलप कर लो, 2 स्टेप का काम है। ठीक है, तो अब आते हैं बोहर मॉडल की लिमिटेशंस पे। ये पूरा बोहर मॉडल कुछ 2-3 चीजें हैं जो बिल्कुल ही डिस्क्राइब नहीं कर पाया। जैसे पहला पॉइंट है, बोहर की जब लिमिटेशंस डिस्कस करते हैं बच्चा लोग, तो पहला पॉइंट हमेशा डिस्कस रखना है लिमिटेशंस में कि जब भी बोहर मॉडल पढ़ना है तो पहले ये ध्यान रखना है कि एप्लीकेबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एप्लीकेबल फॉर ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। भाई ज्यादा पे काम ही नहीं कर रहा, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे काम कर रहा है। दूसरा, was not able to explain
नहीं बता पाया था किसे? वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन जीमान एंड स्टार्क इफेक्ट। ये क्या था सर? बच्चों एक्चुअली क्या होता था, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती थी ना, छोटी छोटी पतली लाइंस, स्टार्क ने क्या किया था, स्टार्क ने इनको बाहर से पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करी थी। स्टार्क ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करी और देखा कि लाइंस फर्दर छोटे कलर्स में स्प्लिट हो रही है। तो फर्दर स्प्लिटिंग कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिससे हम सब जा पाए। ऐसी जिमान ने यही काम मैग्नेटिक फील्ड के साथ किया था। तो बोहर ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया जिससे ये बात प्रूव हो सके, बात हो सके इस बारे में। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है ऑफ द बोहर्स मॉडल। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों, बात करते हैं टुवर्ड्स द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। भैया ये है मजेदार काम, क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से हमारी पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, मुझे लगता है हम बिल्कुल अलग दुनिया में एटम की आ गए हैं जहां हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ते हैं। ठीक, लेकिन अभी हम टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। एक्चुअली कहानी क्या है बच्चों, बोहर मॉडल से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डेवलप होने के बीच में दो अजीब सी थियरीज हैं जो अपना बहुत मेन रोल निभा गई थी। जिसमें पहली थियरी है पहला कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं बच्चों डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली ने कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया और डी ब्रोगली ने कहा कि जी हम ये मान के चलते हैं कि दुनिया की हर चीज अगर वेव की तरह बिहेव कर सकती है तो उसका भी कोई ना कोई लैम्डा होगा, हर चीज का हो सकता है। ठीक है, तो मैं अगर इसके फॉर्मूले पे जाऊं तो इस बंदे ने कहा था कि लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होगा किसी भी चीज के, और उसको ठीक करोगे तो एच होता है प्लांक कांस्टेंट, पी को हम एमवी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला भाई ने प्रोवाइड किया था, डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं इसको यार। मुझे ये फॉर्मूला ऐसा लगता है, मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, ये मुझे फॉर्मूला ऐसा लगता है कि अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो इस फॉर्मूले की जो लेफ्ट साइड है वो वेव कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करती है और जो राइट साइड है वो पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करती है। और इस भाई ने इन दोनों को कलेक्ट करके एक फॉर्मूला डेवलप कर दिया। तो इट्स सल्यूटेबल थिंग है भाई ये तो। ठीक है, अब मेन बात है फॉर्मूला करना क्या है सर इसका। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और जानने के लिए ना एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, देखना भाई ये फॉर्मूला कह रहा है कि भाई हर चीज वेव की तरह बिहेव करेगी। तो हम एक काम करते हैं, मैंने एक बॉल ली जो बॉल 1 kg की है और मैं इसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकने वाला हूं। ठीक है, इसका लैम्डा निकालते हैं एक बार जरा। अगर हम इसका लैम्डा निकालेंगे, इसका लैम्डा निकालने गए, एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, नीचे 1 किलो मास है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। ठीक है, तो अगर मैं इस जीरो को भी ऊपर ही ले जाऊं तो 6.626 10 की पावर माइनस 35 हो जाएगा जी, इतने मीटर। बच्चों जो लैम्डा है ना, ये लैम्डा है 10 की पावर माइनस 35। ये वैल्यू इतनी 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 छोटी है कि हम इस पर कोई भी वैल्यूएबल कमेंट नहीं कर पाएंगे कि लैम्डा एग्जिस्टेबल है भी कि नहीं। इसलिए अजीब बात क्या है कि इस 1 किलो की बॉल के साथ जो लैम्डा एसोसिएट हुआ है ये नेग्लिजिबल है। इसलिए यहां से हम ये कमेंट कर पाते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसका, ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला, ये सब कुछ ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल तक ठीक है यार। जैसे ही मैक्रोस्कोपिक पे लगा रहे हैं तो ये लैम्डा बड़ा, मतलब ये नेग्लिजिबल लैम्डा है, बहुत छोटा लैम्डा है ये। इसलिए ये फॉर्मूला ट्रू है, ये फॉर्मूला वैल्यूएबल है। कल को आपको टीचर इसके बारे में कुछ भी कमेंट करते हैं तो वैल्यूएबल फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए ठीक रहेगा? फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। किसी बच्चे को एक और फॉर्मूला लर्न करना हो बाय चांस तो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक और फॉर्मूला होता है वैसे इसका, तो उसकी डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ फिलहाल। h अपॉन अंडर रूट 2m के होता है, वेयर k इज द काइनेटिक एनर्जी, वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी। ये भी काम का फॉर्मूला है एक। ठीक है, अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पे बच्चों। दूसरा हिस्सा इसका जिसको कहते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करते हो किसी शेल के अंदर, तो भाई ने तो एक और जंग छेड़ दी, एक और कहता अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को किसी शेल में ऑब्जर्व करते हो तो आप उसका मोमेंटम और आप उसकी पोजीशन ये कभी भी एग्जैक्ट दोनों साइमल्टेनियसली नहीं बता पाओगे।
ना मोमेंटम बता पाओगे ढंग से उसका, ना पोजीशन बता पाओगे, एरर रहेगा इन दोनों में कुछ ना कुछ। साइमल्टेनियसली निकालोगे तो करेक्टिव एरर रहेगा कुछ ना कुछ। जैसे अब इस भाई ने मजेदार बात यही नहीं बताई स्टेटमेंट, वो तो चलो लिख देंगे, स्टेटमेंट तो बड़ी वो है, आसान सी है भाई। क्या स्टेटमेंट होती है सर? एज पर दिस प्रिंसिपल या एज पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मोमेंटम एंड पोजीशन of electron cannot be calculated simultaneously and accurately। ना simultaneously और accurately नहीं निकाल पाओगे बेचारों को। तो अगर simultaneously और accurately नहीं निकाल पाओगे तो फिर क्या करें सर? फिर क्या करें, क्या करें? तो फिर भाई ने एरर बताया ना, और लिटरली भाई ने मैथमेटिकल एरर बताया निकाल के। इस भाई ने कहा कि जो पोजीशन का एरर होगा और जो मोमेंटम का एरर होगा वो कम से कम तो h अपॉन 4 पाई के इक्वल होगा, ज्यादा भी हो सकता है। और फिर हमने क्या किया, डेल्टा एक्स, पी को लिख लिया mv 4 पाई, डेल्टा एम कुछ होगा नहीं, चेंज तो होता नहीं मास, तो मास को नीचे ले जाओ तो फॉर्मूला बनता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी अपॉन 4 पाई एम। यहां याद रखना यहां पर कौन कौन क्या है, यहां जो डेल्टा एक्स है ये है एरर इन पोजीशन, डेल्टा वी एरर इन वेलोसिटी, बाकी सब यूजुअल मीनिंग क्या। भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ज्यादा मैटर करने लग गया, काफी इंपॉर्टेंट चीज है यार ये तो। चलो मैंने भी स्क्रीनशॉट इसका कवर कर लिया एक बार, आप लोग भी बता लेना। आगे चलते हैं बहुत जरा, अब बढ़ते हैं भाई। देखो मैंने तुम्हें कहा था टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, तो हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ बढ़ना है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लास्ट कवर कर लो। भाई इसने एक गदर मचा दिया था। इसने क्या गदर मचाया, जब इसने ये बात ही बोल दी कि पक्का एरर मिलेगा। अरे जब बार बार पोजीशन में एरर मिल रहा है तो एक कलेश पड़ गया यार। पता है क्या, अगर मैं बोहर मॉडल की तरफ जाऊं, बेटा एक चीज रह गई यार बोहर में, मुझे अभी अभी याद आया, तो मैं एक मिनट फटाफट करा दूं, रुकना जरा यार, इसमें एक चीज रह गई है, सॉरी। बोहर में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रह गया भाई, लिखना, सुनो। इसको कहते हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। यार ये भी लर्न करना होता है, मैं लिखना भूल गया हूं, ध्यान देना। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है? अगर टीचर आपको हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए कहता है बेटा, तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए याद रखना रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होता है 52.9 इंटू में n स्क्वायर, इतने पिकोमीटर्स। ठीक है, वेयर n इज द शेल नंबर जिसका भी तुम्हें वैल्यू चाहिए। और अगर फॉर हाइड्रोजन लाइक बात करोगे बच्चा लोग, तो हाइड्रोजन लाइक में याद रखना आर एन इक्वल टू होता है बेटा 52.9 इंटू एन स्क्वायर, डिवाइड में जेड होता है। जेड वही बच्चों जो मैं यहाँ बता चुका था हीलियम लिथियम और बेरिलियम के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना इतने पिकोमीटर्स विल बी द रेडियस फॉर द हाइड्रोजन लाइक एटम्स। फाइन, चलो नेक्स्ट। अब आते हैं बच्चों हम, ये हो गया हमारा। अब हमें शुरू करना है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भैया अपने आप में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वाइब है, ठीक है। मतलब एक नया सा मॉडल रेडी करना है, तो मेरे साथ आओ जरा। पहले मैं आपको मोटिव बता दूं अभी थोड़ी देर में क्या होने वाला है बच्चों। अभी हम शेल को लेके जाने वाले हैं बच्चा लोग सब शेल की तरफ, और सब शेल से क्रिएट करेंगे ऑर्बिटल। मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सब शेल के अंदर सब शेल ढूंढेंगे, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल ढूंढेंगे। ये हमारा मेन काम है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को क्वांटम नंबर्स की फॉर्म में पढ़ाया जाता है, तो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट क्वांटम नंबर व्हिच इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भाई लोगों, ये क्वांटम नंबर क्या करता है, दिस प्रोवाइड्स अस info अबाउट, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में सर? अबाउट शेल, शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए मैं आपको कभी एग्जांपल देता हूं कि मैं, अच्छा पहले एग्जांपल छोड़ो, पहले ये देखो इसको डिनोट नोट किससे करना है बच्चों। एक तो पहले याद रखो इसको डिनोट करना है, इसको डिनोट करना है बाय स्मॉल n, ठीक है।
और इसकी जो वैल्यूज होती हैं यार वो सिंपल है, शेल्स होती है ना, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, सो ऑन वैल्यूज। ठीक है, दूसरी तरफ आओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कहता हूं मेरे पास सोडियम के बारे में बात हो रही है, सोडियम सोडियम 11 होता है बच्चा लोग, 2 8 1। तो आज के बाद याद रखो एज पर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ये पहले 2 इलेक्ट्रॉन का n इक्वल टू 1 है फर्स्ट शेल में, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो गया। आज के बाद शेल नंबर होता है ना, इन आठों के आठों इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इस अकेले इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है बच्चा लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये क्या करता है भाई, ये प्रोवाइड करता है इंफो अबाउट सब शेल्स, ये प्रोवाइड करेगा इंफो अबाउट, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ सब शेल्स इन ए शेल। एक शेल में कितने सब शेल एग्जिस्ट करेंगे ये उस पर डिपेंड करता है भैया। ठीक है, तो कैसे डिपेंड करता है इस पे जरा वर्कआउट करते हैं, आओ मेरे साथ बच्चों। सुनो, पहले तो इसको डिनोटेड बाय लेना है, क्या इसको डिनोटेड बाय करना है, एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिनोट किससे करना है, इसको डिनोट करना है एक तो एल से। इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो जाती हैं 0 से, शुरू करते हैं इसकी वैल्यू को और n-1 तक लेके जाते हैं, ये फिक्स पॉइंट है, 0 से शुरू करके n-1 तक लेके जाना है। तो इसको जरा वर्कआउट करते हैं, एक मिनट रुको जरा, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ाने वाली। जैसे सबसे पहले मान लो स्टूडेंट ने क्या करना है, पहले तो ये लर्न करना है पर्टिकुलर डेजिग्नेशन से जुड़ी हुई एल की वैल्यू। बच्चा लोग एल की वैल्यू और उससे जुड़ी हुई डेजिग्नेशन, जैसे कभी एल की वैल्यू 0 आती है तो उसको एस वाला सबशेल कहते हैं, 1 पे पी कहते हैं, 2 पे डी कहते हैं, 3 पे एफ कहते हैं, 4 पर जी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मान लो मैं आप लोगों को कहता हूं एक मिनट के लिए लेट्स से बात करते हैं कि मैं थर्ड सबशेल पे हूं लेट्स से। ठीक है, एक मिनट के लिए बात करते हैं मैं थर्ड सबशेल पे हूं। ठीक है, अगर कभी मैं, अरे यार सॉरी, मैं कभी थर्ड शेल पे हूं, नॉट सबशेल, मैं थर्ड शेल की बात कर रहा हूं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस थर्ड शेल का क्या हालात होंगे। सबसे पहले चलते हैं थर्ड शेल के एन की वैल्यू क्या होगी सर। थर्ड शेल की एन की वैल्यू होगी सर 3। अब आते हैं एल की वैल्यू क्या होगी। एल की वैल्यू के लिए लर्न करो, सर ने कहा था 0 से चल के n-1 तक जाना है, तो जब मैं 0 से चल के n-1 तक जाऊंगा, मैं n की वैल्यू 3 है, मैं 3 पुट कर दूं, 3-1 2 हुआ, तो 0 से चल के 2 तक जाना है बच्चों। तो 0 से चल के 2 तक जाने का मतलब हुआ 0 1 और 2 हो गया। अब इसको तुम ऊपर रिलेट करो, इसका मतलब हुआ देयरफॉर एस, 0 का मतलब एस होता है, 1 का मतलब पी होता है और 2 का मतलब डी होता है, तो एस पी डी सबशेल्स आर देयर। मैं इसको स्टूडेंट को इस तरह से समझाता हूं कि मान लो जिस अभी इस समय मैं जिस फ्लोर पे हूं, इस पूरे फ्लोर को हम एक शेल मान लेते हैं। अब इस पूरे फ्लोर को जब शेल मानूंगा तो उसके अंदर कितने कमरे हैं उन्हें सब शेल कहा जाएगा। तो एक छोटी सी बात समझो ना, थर्ड शेल मान लो, पहली शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। थर्ड शेल के अंदर इतनी जगह है, अंदर इतना प्रोसेस या इतना पोर्शन अंदर है कि 3 कमरे बनाए जा सकते थे, तो एसपीडी 3 सब शेल बना दिए गए। अब मान लो बच्चा लोग, मैं तुम लोगों को कहता हूं कि मैं सेकंड शेल में हूं, सेकंड शेल के लिए n की वैल्यू 2 होगी सर। ठीक है, जब n की वैल्यू 2 होगी सर तो आप पुट कर दीजिए जरा एक बार, n की वैल्यू 2 पुट कीजिए, 2-1 1 हुआ, तो 0 से शुरू करके 1 तक जाना है सर। तो l की वैल्यू क्या होगी सर, 0 और 1। तो कौन कौन होगा, देयरफॉर s एंड p आर प्रेजेंट। तो एक तो ये लर्न रखना है बच्चों। ठीक है, एक तो ये लर्न रखना है। अब आओ मेरे साथ जरा बच्चों, ये हमारा सेकंड क्वांटम नंबर था। मैं फिर बता दूं, पहला क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन बताता है शेल्स के बारे में, दूसरा क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन बताता है अबाउट सब शेल्स। तो इसने बता दिया सब शेल्स के बारे में। ठीक है, और सब शेल लर्न करना ऐसा बड़ा आसान है, पहले शेल में जगह होती है कम, तो मन को याद कर लो कि इसमें, मन को याद समझाओ कि इसके अंदर खाली एक ही कमरा है जिसका नाम है एस। फिर गए दूसरे के अंदर, उसके अंदर थोड़ी जगह बड़ी, सेकंड शेल के अंदर, तो कौन कौन एग्जिस्ट करेगा सर, एस और पी।
तीसरे में कौन होगा सर, sp_t। ऐसे करते करते ये बढ़ता रहेगा बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग थर्ड उसके अंदर बेटा, थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये आपको प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन अबाउट, प्रोवाइड्स इन्फो अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। इसको डिनोट करते हैं m के नीचे सबस्क्रिप्ट में l है, और जो वैल्यूज होती हैं इसकी वो -l से +l की तरफ जाती हैं बेटा, ठीक है। इस पे डिटेल में बात करते हैं, बट पहले एक चीज समझ ले, मैंने क्या कहा था, ये पूरा फ्लोर जिस पे राइट नाउ अभी मैं हूं, ये पूरा फ्लोर है शेल, और मैं जिस कमरे में हूं उसे कहेंगे इस पूरे फ्लोर का सब शेल। फ्लोर के अंदर छोटे छोटे कमरे हैं और कमरों को सब शेल कहते हैं। अब मैंने इस कमरे को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, इतना हिस्सा मेरा रिकॉर्डिंग रूम बन गया, बाकी में कुछ सामान पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इस कमरे के भी दो हिस्से कर लूं, यानी कि सब शेल को भी डिवाइड कर लूं, तो क्या कहलाएगा वो, इतना हिस्सा कहलाएगा जी ऑर्बिटल। सब शेल के अंदर जो डिवीजन क्रिएट होता है, दैट पर्टिकुलर डिवीजन इज कॉल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू हियर, सबसे पहले बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द डी सब शेल। आओ डी सब शेल में देखें अंदर के क्या हालात है। अब मैं डी सब शेल पे गया, अब डी सब शेल ने क्या करना है बच्चों, ध्यान देना, डी सब शेल ने क्या करना है, सबसे पहले तो डी सब शेल के एल की वैल्यू चूज करो, आओ जरा पीछे, डी सब शेल के एल की वैल्यू चूज करो, दैट इज 2। तो अगर इसकी वैल्यू 2 है तो आप क्या करेंगे सर, डी के लिए सर एल की वैल्यू 2 है, तो एम एल क्या होगा सर, एम एल की वैल्यू होती है -l से l, -l से l होती है, -l से, तो -2 से 2 होगी, तो आप इंटीजर हो, नंबर लाइन के सारे नंबर उठा लो, क्या क्या होंगे सर, -2, -1, 0, 1 और 2। याद रखना ये हर वैल्यू, हर डेजिग्नेशन एक कमरे को बिलोंग करती है। अगर ये पूरा एक सबशेल है तो आज के बाद इसके अंदर ये इतने डिविजन होंगे, और ये हर डिवीजन ऑर्बिटल कहलाता है, इसलिए आज के बाद डी के अंदर 5 ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे। ऐसी करते करते अगर मैं बात करूं पी सबशेल की, लेट्स टॉक अबाउट पी सबशेल। पी सबशेल के लिए बच्चा लोग एल की वैल्यू होती है 1, तो एम एल क्या होगा, -1 से 1, तो -1, 0 और 1, तो तीन कमरे भर गए, तो 3 ऑर्बिटल्स डेवलप हो गए, ठीक है। ऐसे ही बच्चों अगर मैं एस ऑर्बिटल, एस सबशेल की तरफ जाऊं, तो एस सबशेल में एमएल की वैल्यू क्या होगी, देखो पहले तो एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू होती है 0, तो -0 से 0 तो कुछ होगा नहीं, तो 0 तो एक ही कमरा होगा, यानी कि एक ही ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा, एक ही ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद गाड़ी आती है स्पिन क्वांटम नंबर की, सुनना जरा, लास्ट क्वांटम नंबर होता है जिसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर क्या कहता है, ये प्रोवाइड करता है इन्फो अबाउट, किस बारे में इन्फो अबाउट करता है बेटा, स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब कहानी क्या है, स्पिन में कैसे समझाता हूं बच्चों को, कि बेटा मान लो एक बॉल है मेरे पास, और उस बॉल को मैं ऐसे सीधा आगे किसी की तरफ फेंकूं, तो बॉल ट्रांसलेटरी मोशन में है, आगे मूव कर रही है नॉर्मल। लेकिन अगर बॉल को मैं घुमाते हुए फेंकूं, घुमाते हुए का मतलब बॉल जा तो रही है आगे, लेकिन अपनी एक्सिस पर भी घूमती हुई जा रही है, दैट इज कॉल्ड स्पिन, उसको स्पिन बॉलिंग कहते हैं। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन शेल के आसपास भी घूमता है और अपनी शेल पर भी स्पिन कर रहा होता है। तो उसकी दो पॉसिबिलिटी बनती है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन दो ही काम कर सकता है, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा अपनी उसमें, या वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, 50-50% चांस है, तो +½ वैल्यू दे देते हैं जब क्लॉकवाइज घूमता है, -½ दे देते हैं जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो एमएस यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर की दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, ms कैन बी +½ और ms कैन बी -½ क्लियर पिक्चर तो नहीं दे सकते, इतनी ग्राउंड पे जाके तो बात नहीं कर सकते वो किस तरह से घूम रहा है, बट हाँ इनमें से कोई एक वैल्यू जरूर उसको प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों, ये बड़ा काम है, ठीक है।
अब चलते हैं, इस पूरी गेम को लेके चलते हैं भाई। देखो अब ये जो तुमने सीखा है इसको अप्लाई कहाँ करना है, इसलिए हमारे पास आते हैं रूल्स। रूल्स टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रूल्स टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला बड़ा बेसिक रूल होता है कि लोअर एनर्जी शेल्स शुड बी फिल्ड फर्स्ट। शुड बी फिल्ड फर्स्ट। यार ये तो बहुत ही सिंपल बात है ना, कि लोअर शेल को पहले भरोगे, पहली शेल पहले भरी जाएगी, फिर सेकंड शेल, फिर थर्ड शेल, फिर ऑनवर्ड्स। यही होगा, बड़ा आसान काम है तो। अच्छा, दूसरी बात है बच्चों, दूसरी बात है बेटा, अगर आप ये बात समझते हो तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगता है मेरे को, जिसको कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बच्चों पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की दो स्टेटमेंट्स हैं कवरेबल, और उन दो स्टेटमेंट्स को, एक सेकंड यार, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की दो स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें अगर आप कवर करने जाएं तो आपको पता चलेगा। सो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जब भी पढ़ने जाते हैं इसकी दो बेसिक स्टेटमेंट होती है। पहली स्टेटमेंट होती है एन ऑर्बिटल कैन नॉट accommodate more than टू इलेक्ट्रॉन्स। कभी भी एक ऑर्बिटल दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख पाएगा। और दूसरी इसकी स्टेटमेंट होती है बेटा जो कहती है नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स। ये कहता है जी कभी भी चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, क्योंकि आप जितनी भी ग्राउंड रियलिटी पे चले जाओ, अगर आप एक ऑर्बिटल में भी चले जाते हो तब भी उसका स्पिन तो कम से कम डिफरेंट आ ही जाएगा, और भी काफी चीजें डिफरेंट आ सकती हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरी हेल्प करो तो यहीं से काफी चीजें डिस्कवर कर सकते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले पता लगा कि एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा है कि एस के अंदर खाली दो ही इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, तो एस के अंदर खाली दो ही इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। फिर पी पे आओ बेटा, पी के अंदर जाओगे तो उसके अंदर तीन कमरे होते हैं, एक कमरा एक ऑर्बिटल होता है, तीन ऑर्बिटल है, मतलब मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आप इसके अंदर रख पाएंगे बेटा। ठीक है, फिर डी पे चलते हैं। डी पे जाओगे तो पांच, एक दो तीन चार, पांच शेल्स होते हैं, पांच ऑर्बिटल होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो रखे जा सकते हैं। फिर मैं एफ पे चला जाऊं तो एक दो तीन चार पांच छह सात इसके ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो हम इसके अंदर रख सकते हैं, रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर। अब एक एक एस्पेक्ट क्या है देखो, एक होता है जिसको कहते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये रूल कहता है बच्चों कि जब भी किसी ऑर्बिटल के अंदर, मतलब बेसिकली इसका कहना पता क्या है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, pairing of electron will not take place unless the subshell is singly filled। जब तक एक हिस्सा, पूरा हिस्सा सिंगली फिल नहीं हो पाता। जैसे इसका मतलब क्या है बताता हूँ आप लोगों को। मान लो आपके पास P3 अवेलेबल है, तो ये रूल कहता है P3 को कैसे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं डालने कभी। अगर आपके पास P3 अवेलेबल है तो तुम सबको एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करोगे सबसे पहले जाकर, मतलब ईच ऑर्बिटल शुड बी सिंगली फिल्ड। यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करोगे। अगर तुम्हारे पास और है तब तुम पेयरिंग की तरफ जाओगे। यानी कि मान लीजिए मेरे पास P5 आता है बच्चों, तो P5 में शुरुआत कैसे करूंगा एज पर हुन्स रूल। पहले एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, मेरे पास और नहीं है, मैं रुक जाऊंगा। सेम डी में भी है। मान लो डी में आपके पास मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
अब डी में 5 कमरे होते हैं भाई, 1 2 3 4, 5 कमरे होते हैं। डी में 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, ये 3 अनपेयर्ड रहेंगे, ये इसका मतलब है बच्चों। ठीक है, अब मैं आगे का एक रूल पढ़ाने से पहले 5 एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखवाना चाह रहा हूं आप लोगों से। H1 हीलियम 2 होता है, लिथियम 3 होता है, बेरिलियम 4 होता है, बोरॉन 5 होता है। मैं एक बार देखो कुछ कुछ चीजें बेटा डेवलप करके चलो जिनका बहुत काम है। देखो मान लो आप लोग कभी फिल करने जा रहे हो, कुछ फिलिंग कर रहे हो, तो एक इस तरह से इसको जजमेंटल करो कि मैं अगर शेल्स पढ़ने जाऊं तो मुझे समझ में आता है कि जो सबसे पहली शेल होती है उसमें खाली एस प्रेजेंट होता है। मतलब सबसे पहली शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट होता है, खाली एस प्रेजेंट होता है। जब मैं सेकंड शेल की तरफ जाता हूं तो मुझे दिखता है एस और पी दोनों प्रेजेंट होते हैं। जब मैं तीसरी शेल की तरफ जाता हूं तो मेरे पास एस पी और डी तीनों प्रेजेंट होते हैं। चौथी शेल में जाता हूं तो एस पी डी एफ सारे जाने प्रेजेंट होते हैं। ये बात पहले लर्न रखो, ठीक है। तो अगर सारे ही प्रेजेंट हैं, थ्रू आउट सब लोग प्रेजेंट हैं, तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट कैसे करूं। जब मैं इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करूंगा, भरने जाऊंगा, तो सबसे पहले एस की बारी आएगी, पहले वाले एस की बारी आएगी। अब मैं इसको क्लियर कैसे करूं, ये वाला एस और ये एस डिफरेंट कैसे करूं, तो इसको नाम दिया करूंगा फर्स्ट वाली शेल का एस, तो यानी कि 1s। इसको नाम दिया करूंगा सेकंड वाली शेल का एस, यानी कि 2s। फिर आगे होगा 2p, तो ये 3s, ये 3p, ये 3d, ऐसे करते करते आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले जिसकी बारी आती है वो 1s की आती है। अब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो आई शुड राइट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हियर। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आई शुड राइट 1s2 हियर। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आई शुड राइट 1s2 एंड 2s1 हियर। बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 हियर। B5 1s2 2s2 2p1 हियर। नाउ दिस इज माय बैलेंस्ड, मतलब ये मेरे पास बैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गई। मैं ये क्यों बात कर रहा हूं फिलहाल आप लोगों से, क्योंकि एक प्रॉब्लम हम एनकाउंटर करते हैं कुछ जगहों पे। वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम ये है, जैसे हम लोगों को टीचर्स कहते हैं भाई क्या होता है कि 2s 2p भर दिया, 3s 3p भर दिया, लेकिन जब 3d भरने जाते हैं तो टीचर्स कहते हैं नहीं 3d नहीं भरना, पहले 4s भरना है, इसकी एनर्जी लो होती है। ये पंगा कैसे रिजॉल्व होगा, पेपर में तो मैं याद ही रट्टा ही मारता रह जाऊंगा 3d पहले भरना है कि 4s पहले भरना है। तो इस स्टोरी को लाइन अप करने के लिए एक रूल होता है, जिस रूल को कहते हैं बोहर्सबरी रूल, या फिर उसको कहा जाता है N+L रूल। अब ये क्या कहता है, क्या करता है, सुनो। इसके अकॉर्डिंगली याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स शुड बी फिल्ड इन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ N+L। N+L की इंक्रीजिंग वैल्यू में ये सब करना होता है। अब जैसे इसी को उठा लेते हैं जो पीछे भी वैल्यू जो प्रॉब्लम एनकाउंटर हुई थी। मान लो मुझे 4s और 3d के बारे में बात करना है कि किसको पहले भरा जाए। देखें जरा, अब इसकी n की वैल्यू 4 है सर, उसकी n की वैल्यू 3 है सर। s के लिए l की वैल्यू 0 होता है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है सर। तो मैंने अगर n+L किया सर तो आंसर 4 आया, इधर n+L करूंगा तो आंसर 5 आया। आ गया। लॉ कहता है इंक्रीजिंग वैल्यू में भरना है, यानी कि इसकी वैल्यू छोटी है इसकी बड़ी है तो पहले ये भरा जाएगा, इसलिए 4s पहले भरेंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और जनरेट होती है कि चलो सर जान गए 4s 3d में जान गए कि किसको पहले भरना है। प्रॉब्लम जनरेट होती है सर पेपर में, अगर कोई आ गया पेपर में 40-45 एटॉमिक नंबर का कोई एलिमेंट आ जाता है, बड़े एलिमेंट आ जाते हैं, तो मैं तो यही अप्लाई करता रह जाऊंगा। किसको अप्लाई करना है, N+L रूल ही अप्लाई करता रह जाऊंगा। तो हमारी एनसीईआरटी कहती है नहीं ऐसा भी मत करो। एनसीईआरटी कहती है आपने एक नया काम करो, आप एक स्पाइरल लर्न कर लीजिए। दैट स्पाइरल इज लाइक दिस। वो कहता है आप एक काम करो, आप ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, 4 5 6 7। ठीक है, पहले मान लो सबके पास एस लगा दो, पहले सबके पास, फिर P, फिर D, फिर F।
ठीक है, अब एज पर द कॉन्सेप्ट वो कहता है कि काम करो, पहले सबसे पहले बारी आएगी 1s की। आप किसी भी एलिमेंट को फिल करो, पहले 1s को फिल करो, पीछे जाते हुए किसी को फिल नहीं करेंगे। अब बारी 2s की, पीछे जाते हुए फिर से किसी को फिल नहीं करेंगे, 2p3s, पीछे जाते हुए किसी को फिल नहीं करेंगे, 3p4s। इसमें अपने आप वो n+l रूल लगाया सामने आ जाता है। बस आप जितनी मर्जी कॉन्फ़िगरेशन पुट करना चाहो, यू कैन डू दिस फ्रॉम दिस मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी एलिमेंट को आप इलेक्ट्रॉनिकली लिखना चाहो, दिस कैन रियली हेल्प यू आउट। ठीक है, अब एक चीज नोट में और पढ़ानी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर वर्कआउट करना है पहले एक बार। तो इसी को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, रुको जरा। नहीं, ध्यान देते हैं। देखो, एक कॉन्सेप्ट है जिसको कॉन्सेप्ट ऑफ डीजेनरेसी कहते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से एक बात ध्यान रखना कि जो एस ऑर्बिटल होता है, डीजेनरेसी का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या लर्न करना होता है कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो इक्वली स्टेबल मानी जाती है उसमें। तो जो एस है उसकी दोनों ही इक्वली स्टेबल मानी जाएंगी, मतलब S1 को भी काफी स्टेबल माना जाएगा, S2 को भी, क्योंकि हाफ फिल्ड हो गया, फुली फिल्ड हो गया, दोनों स्टेबल। P है, P के अंदर P3 और P6 एक्सट्रीमली स्टेबल मानी जाएंगी। अदर वन मतलब P2, P4, P5 ये कंपैरेटिवली कम स्टेबल होंगी। P3, P6 हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड मैक्सिमम स्टेबल माने जाते हैं। D के पास जाओगे तो तुम D5 और D10 को स्टेबल कंसीडर करके चलोगे। F के अंदर जाओगे तो F7 और F14 इन्हें एक्सट्रीमली स्टेबल कंसीडर करोगे। इस चक्कर में दो प्रॉब्लम आती है हमारे 30 एटॉमिक नंबर तक, दो इश्यूज डेवलप होते हैं। एक डेवलप होता है क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर के लिए। वो क्या प्रॉब्लम डेवलप होती है, ध्यान रखना बच्चों जरा। देखो, सबसे पहले क्या होता है, क्रोमियम की एक एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है जो हम लोग समझते हैं। क्या समझते हैं सर? भरो यार, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहां तक लर्न करा करो, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 3p6 तक। अब बारी आती है आगे 4s की, 4s और फिर बारी आती है 3d की। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में लास्ट में बचते हैं 4। अब ये हम एक्सपेक्ट करते हैं 24 इलेक्ट्रॉन को पूरा इस तरीके से फिल कर देते हैं, लेकिन एक होती है इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो लर्न करनी है बच्चा। क्या होता है, यहां तक तो कोई छेड़खानी नहीं, यहां पंगा पड़ता है। देखो, हम जब ये मान लेते हैं कि हाफ फील्ड भी स्टेबल है इक्वली उतने, तो यहां से s का एक इलेक्ट्रॉन वहां भेजकर इसको 1 कर दो, उसको 5 कर दो, दोनों हाफ फील्ड, दोनों स्टेबल। सेम प्रॉब्लम इनकाउंटर होती है कॉपर के अंदर, सेम प्रॉब्लम इनकाउंटर होती है कॉपर के अंदर। कॉपर होता है 29। कॉपर में कैसे प्रॉब्लम इनकाउंटर होती है, कॉपर के अंदर भी जब हम एक्सपेक्टेड एक कॉन्फ़िगरेशन लिखने चलते हैं, वो पहले एक एक्सपेक्टेड सी कॉन्फ़िगरेशन लिखने चलते हैं, क्या करते हैं हम लोग, कॉपर को 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहां तक 20 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कॉपर 29 है तो लास्ट में भर दिया जी 3d9। अब ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो फिर आती है एक एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, सारा कुछ सेम, 4s में 1, 3d में 10, एक इलेक्ट्रॉन्स को दोनों काफी स्टेबल। पेपर में अगर आए कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो एक्चुअल वाली लिखनी है, खाली एक्सपेक्टेड वाली मत लिखना। ठीक है, और ये काम जो है, ये काम डीजेनरेसी कॉन्सेप्ट से आया है, और इससे ये दो कॉन्फ़िगरेशन स्पेशली 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 लर्न करके चलनी है। 30 एटॉमिक नंबर तक अगर हम कंसीडर करें तो सिर्फ दो ही ये ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जो एक्सेप्शनल है। और अगर कई जगह ऐसा तुम्हारा खुद का मन करे, मतलब कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें लगे देखने पर कि भैया इलेक्ट्रॉन वहां रख दूं तो ठीक हो जाएगा, तो मत रखना। हमें नहीं पता उस एटम का न्यूक्लियस इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर पा रहा है फॉर द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के नहीं, इसलिए जहां बताया जाए सिर्फ वहीं ये काम करना है, इसलिए इन दो जगह पे ही ये सिर्फ ये काम करके दिखाना है। दैट्स इट। नेक्स्ट चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होती हैं बेटा? अगर हम सबसे पहले बात करें एस ऑर्बिटल की शेप के बारे में, लेट्स टॉक अबाउट एस ऑर्बिटल की शेप के बारे में। तो एस ऑर्बिटल नेचर में कैसा दिखता है सर? एस ऑर्बिटल नेचर में ये न्यूक्लियस है, तो एस ऑर्बिटल ऐसा दिखता है सर, ऐसा दिखता है सर, ऐसा दिखता है। और जब एस ऑर्बिटल ऐसा दिखता है तो क्या मतलब हुआ इसका, ये बॉल है, ये मतलब सोचो ये एक ऐसा हिस्सा है जो तो पूरा 3D बॉल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं भी एक्साइट, मतलब कहीं भी पाया जा सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, कल को इस जगह को अगर मैं नाम दूं तो इसको मैं 1s नाम दे सकता हूँ।
कल को टीचर मेरे को कहता है बच्चों कि मेरे को 2s दिखाना, तो मैं कैसे दिखाऊं? ध्यान देना, न्यूक्लियस सबसे पहला हिस्सा न्यूक्लियस के आसपास का कहलाएगा 1s। फिर एक ऐसी जगह आएगी जहां इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, फिर एक ऐसी जगह आएगी जहां इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो सुनो जरा, एक काम करते हैं, ठहरो, सुनना बच्चों, ये जो तुम जगह देख रहे हो, ये वाली न्यूक्लियस के आसपास की सबसे पहली वाली जगह, ये है 1s, ये है 1s, ठीक है। और फिर तुम ये जो जगह देख रहे हो, ये वाली जो जगह है, ये है 2s, ये 2s वाली जगह है। और इस 1s और 2s के बीच में जो तुम जगह देख रहे हो, जहां इलेक्ट्रॉन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, इसे नोडल प्लेन कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, जिसको साई मॉड्यूलस का स्क्वायर कहते हैं। कि इसकी साई मॉड्यूलस स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इलेक्ट्रॉन समवेयर। अगर आप कहीं पर ये देखना चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो साई मॉड्यूलस से निकालते हैं, नोडल प्लेन से निकालते हैं। कल को टीचर आपको नंबर ऑफ नोडल प्लेन निकालने के लिए कहे, कहीं पे नंबर ऑफ नोड्स या नंबर ऑफ नोडल प्लेन निकालने के लिए कहे, तो फॉर्मूला होता है बच्चों n-l-1, ये याद रखना है, ठीक है। अब इस पे आओ, ये क्या बनाया हुआ है मैंने, ये हमारी p ऑर्बिटल्स की शेप है बच्चों। p ऑर्बिटल की जो शेप होती है, जैसे कोई पूछे s ऑर्बिटल की शेप क्या है, तो वर्ड यूज करना है अपने मन में कि इसकी स्फेरिकल शेप होती है, लेकिन इसकी डम्बेल शेप होती है, इसकी डम्बेल शेप होती है। आप देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाई एक्सिस में सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस में सिमेट्रिकल है। इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस पे घूम रहे हैं, वाई एक्सिस पे घूम रहे हैं। ये अगर आपको दिखे तो ये एक्स एक्सिस का कहानी है, ढंग से बनाया नहीं गया, वैसे एक्स एक्सिस ऐसे होनी चाहिए, ये जेड एक्सिस है। अगर तुम और एक्सप्लेनेशन चाहते हो, मैं बना देता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर पी एक्स को डिफाइन करना हो, तो पी एक्स का मतलब आप ऐसे बना सकते हो बच्चा, कि इलेक्ट्रॉन अगर एक्स एक्सिस पे ही घूमेंगे तो इसको हम पी एक्स नाम देते हैं बच्चों। अगर टीचर आपको पी वाई बनाने के लिए कहे बेटा, तो पी वाई साउंड लाइक दिस। और अगर टीचर आपको पीजेड बनाने के लिए कहे बेटा, तो पीजेड होता है, देखो ऐसे बनाना है। अब एनसीईआरटी के पर्पस पे चलोगे तो ऐसे, ये बाहर की तरफ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मान लो जेड एक्सिस है, ये इसको पीजेड कहते हैं, ठीक है। और पी सबसे पहले कहां आता है, अगर कोई बच्चा दिमाग लगाए तो पी सबसे पहले कहां आता है सर? मैंने बनाया था नहीं यार, पी सबसे पहले आता है 2p, यही देख लो, चलो 1s 2s, p सबसे पहला कौन सा आता है? 2p। तो अगर 2p सबसे पहले है, तो मैं कह सकता हूं ना कि ये जो शेप मैंने बनाई है, तो ये शेप है 2px की, ये शेप है 2py की, ये शेप है 2pz की। अब कल को बच्चा 3p को देखना चाहता है, तो मान लो 3px कोई ऑब्जर्व करना चाहता है, कैसा दिखेगा सर? तो देखो, मान लो मैं ये पहले, ये है 2px, आगे जाकर कहीं बना 3px, अब इनके बीच में भी एक गैप होगा। तो ये जो तीन चीजें बनी है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या हो रहा है। देखो, सबसे पहले तो तुम लोग इस पे जाओ, ये वाला जो हिस्सा तुम्हें नजर आ रहा है, ये 2p है, ये एरिया 2p है, मतलब ये 2px, ठीक है। अब आपको 3px देखना है, तो 3px ये वाला हिस्सा, ये गैप के बाद वाला, और ये जो तुम बीच में गैप देख रहे हो, इन दो ऑर्बिटल्स के बीच में जो गैप देख रहे हो आप लोग, ये फिर हमारा वही है बेटा, नोडल प्लेन। Nodal plane is the place where the probability of having an electron is almost zero. पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। सो बेटा, ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर था। अगर हम इसको ढंग से पढ़ें, अगर समझें कभी, तो ये चैप्टर बेटा बहुत, मतलब मेरे को इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में काफी लगती है। तो आप लोग इसका एक राउंड लगाओ, मैं इसका एक और लेक्चर अपलोड करूंगा थोड़े दिनों में, इसका एक असाइनमेंट लेक्चर अपलोड होगा। तो अगर आप ये वन शॉट कर लेते हो, तो फिर उसके बाद जाकर वो असाइनमेंट करना, यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बच्चा लोग।